कराची का वेदर बहुत अच्छा है आजकल और तैयार हो जाएं, जुलाई के बीच में बारिशें होंगी और बारिशों के साथ साथ हम बात करेंगे आज की अपनी पर्सनैलिटी से। और हमारी पर्सनैलिटी आज की जो है, कॉल कर सकते हैं बराह रास्त 02199231963। हमारी पर्सनैलिटी का ताल्लुक है एज यूजुअल बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त, बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, लेकिन एक ऐसी बीमारी के डॉक्टर हैं जो बहुत कॉमन है, यानी कि डायबिटिक। हाँ जी, उठते बैठते चलते फिरते अब इस मूजी मर्ज का हम सुनते रहते हैं और शिकार होते रहते हैं, और बहुत सारे लोग इस तरह शिकार हो जाते हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि कैसे हो गए। तो ये कैसे होते हैं, क्यों हो जाते हैं, क्या वजूहात होती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है, आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर शकील अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह से डायबिटिक आपकी एक स्पेशलिटी डायबिटोलॉजिस्ट के हवाले से, और प्लस आपकी एक स्पेशलिटी और भी है कि आप जो हैं वो डायबिटिक फूड को डील करते हैं, और इस पर माशाल्लाह आपकी 3 किताबें भी आ चुकी हैं जो मेरे पास अभी भी मौजूद है। मैं इससे बड़ा मुस्तफीद होती रहती हूँ वक्फन फरोख्तन। तो कैसे डॉक्टर साहब, कोई मुश्किल तो नहीं? नहीं, कोई मुश्किल नहीं, इजी वे था, आपने बिल्कुल गाइड कर दिया था, मैप से डायरेक्ट पहुंच गए। अरे क्या बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, पहला सवाल जो एज यूजुअल पूछा जाता है कि डायबिटीज क्या होती है, और ये 2 टाइप 1 टाइप 2, जरा सा इसमें ऐसा ब्रीफ सा फर्क करें, फिर हम आगे चलेंगे इसको। देखिए, दरअसल डायबिटीज जो है एक ऐसा मर्ज है, बल्कि इसे सिंड्रोम कहते हैं, यानी अमराज का मजमुआ, जी जी, जिसमें सेहतमंद अफराद की खून की शुगर नॉर्मल से बढ़ जाती है। सही, ठीक है ना। सेहतमंद अफराद में नाश्ते से पहले की शुगर जो है 126 से कम होती है, और नाश्ते के 2 घंटे बाद की 140 से कम या 140 होती है, और उनका हीमोग्लोबिन A1C 5.7 से कम होता है। सही। अगर ये 126 से ज़्यादा फास्टिंग में हो जाए, रैंडम में 140 से ज़्यादा हो जाए, और 3 महीने का टेस्ट जो है वो 6.5 या उससे ज़्यादा हो जाता है, तो हम कहते हैं कि ये इसे शुगर है। सही। शुगर की 3 बड़ी अकसाम हैं। इनमें से एक किस्म टाइप 1 डायबिटीज़ कहलाती है। टाइप 1 डायबिटीज़ वो होती है जिसमें कि लबलबा तकरीबन मुकम्मल तौर पर फेल हो जाता है और इतनी इंसुलिन नहीं बनाता कि वो जिस्म की में शुगर को जलाकर तवानाई पैदा कर सके। इन्हें इसके लिए ऊपर से इंसुलिन देना पड़ती है, गोलियों से इनका इलाज मुमकिन नहीं है। ये बच्चों को होती है और पाकिस्तान में ये टाइप बहुत कम है। अच्छा। दूसरी टाइप जो है टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। इसमें होता क्या है कि इनमें नॉर्मल या उससे ज़्यादा इंसुलिन बन रही होती है, लेकिन नाकारा बन रही होती है, यानी इनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, बॉडी इंसुलिन को काम करने नहीं देती है। इब्तदा में इसका इलाज गोलियों से होता है और ज़रूरत पड़ने पर इंसुलिन भी इस्तेमाल की जाती है, और 10-15 साल बाद इन्हें लामहला इंसुलिन पर आना पड़ता है। तीसरी किस्म गेस्टेशनल डायबिटीज कहलाती है, जो कि हमल के दौरान होती है। ये ट्रांजिएंट यानी आर्जी होती है, प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद ये डायबिटीज खत्म हो जाती है। ठीक है, ये तो आपने बड़े अच्छे तरीके से शॉर्टली डिफाइन तो कर दिया। आपने ये भी बताया कि बच्चों में हमारे यहाँ डायबिटीज कॉमन नहीं होती है, टाइप 2 डायबिटीज जो है वो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कॉमन है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि इंसुलिन ऐसी बनती है जो काम नहीं कर रही होती है, तो ऐसी इंसुलिन को हम कैसे, अपनी इंसुलिन को कैसे बेहतर रखें? आपका कहने का मतलब है कि हम इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को किस तरह से कम बेहतर करें? बनाएं। देखिए, आज से बहुत अरसा पहले की बात है कि एक इंडिया से एक योगी आए हुए थे। मेरी उनसे मुलाकात हो गई। अच्छा। वो मुझे लेकर गार्डन में चले गए, और उन्हें एक्सरसाइजेज ये और वो बताने लगे, तो मैं कैसा आम आदमी, हालांकि उस वक्त मैं गलत था। देखिए, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बिल्कुल, हमें जंक फूड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। कभी कभार चखने के लिए इस्तेमाल कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। हमें सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, मीठी अशिया का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, घी का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, और हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमने ये तस्वुर कर लिया है कि एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ मरीजों पर ही फर्ज है, सेहतमंद अफराद ने नहीं करनी। देखिए, अगर डायबिटिक सेहतमंद अफराद अगर वर्जिश करते हैं तो अपनी सेहत को बरकरार रखते हैं। बीमार अगर वर्जिश करता है तो वो अपनी बीमारी की शिद्दत को कम करता है। अगर बीमारी की पेचीदगियां हैं और एक्सरसाइज करता है तो उससे उसकी मजीद बीमारी की पेचीदगियों के होने का खतरा कम रहता है, और जो मौजूदा पेचीदगियां हैं उनकी शिद्दत में कमी आ जाती है। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि मेरा अपना मानना, जो मैं अपने क्लिनिक पे पेशेंट्स को गाइड करती हूँ, उनका मेरा यही होता है, सबसे पहले अपनी डाइट को अच्छा रखें, अपना वॉक और एक्सरसाइज पैटर्न सही करें, और सबसे ज्यादा अपना स्लीप पैटर्न। आप क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, स्लीप के हवाले से भी स्लीप इतना ही देखिए, तमाम अफराद के लिए और डायबिटिक के लिए भी स्लीप पैटर्न ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक सर्केडियन साइकिल होता है, उस सर्केडियन साइकिल में 9 बजे के बाद और 12 बजे से पहले हमें सो जाना है, बिल्कुल, और हमारा डिनर जो है वो 9 बजे से पहले हो जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम इसके बाद सारे 12 बजे के बाद हमारा डिनर होता है, और वो सर्केडियन साइकिल सारा डिस्टर्ब हो चुका होता है। वो केमिकल जो हमारे जिस्म में नींद लाने के लिए पैदा होते हैं, वो फिर उस वक्त पैदा नहीं होते। नींद हमें देर से आती, हम देर से सोते, देर से जागते।
नतीजा क्या निकलता है कि हम हैंगओवर रहते और वर्जिश भी नहीं कर पाते। तो ये ज़रूरी है कि हम टाइम पर अगर तमाम चीज़ों को करें, खाना पीना टाइम पर रखें, हमें एक्सरसाइज एग्जैक्टली एक्सरसाइज कितना ज़रूरी है, ठीक है, सेहतमंद अफराद के लिए भी, डायबिटिक पेशेंट के लिए भी, और दीगर पेशेंट जो उन तमाम को एक्सरसाइज लाजमी सही, बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये बता भी रहे थे कि बीमार तो अपनी बीमारी को कम करता है, जबकि सेहतमंद। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई। अब एक और सवाल जो मेरे पास अभी चाचा साथ एक बार मौसूल हुआ है, और उसमें वो पूछ रही हैं मुमताज़ साहिबा कि डायबिटिक पेशेंट को इनिशियली जो मेडिसिन दी जाती हैं वो कितने अरसे में उसको चेंज करना चाहिए? कहते हैं मुस्तकिल एक मेडिसिन भी ना लें, क्या ये सही है? देखिए, बात ये है कि मैं कल ही एक ट्रेनिंग देकर आ रहा हूँ, अच्छा, ठीक है, और उसमें मतलब अब स्ट्रेटजीज थोड़ी चेंज हो गई हैं। सही। पहले कहा जाता था कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पर जाएं, डाइट एक्सरसाइज बताएं, 1 महीने तक वो रखें, उसके बाद फिर 1 गोली ऐड करें, फिर उसकी डोज बढ़ाएं। लेकिन अब जो नई स्ट्रेटजी उसमें ये कहते हैं कि आप कम्बिनेशन थेरापी भी, यानी 2 ड्रग से स्टार्ट कर दें। 2 ड्रग से स्टार्ट करने के बाद एटलीस्ट 3 मंथ मतलब आप उसे ऑब्जर्व करें, और अगर जरूरत हो तो उसे चेंज करें। अगर उससे कंट्रोल है सही तो आप उसे चलने दें। लेकिन एक बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि वो तमाम डायबिटिक पेशेंट अच्छा जो कि गोलियां शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल, वो उनके शुरू करने से पहले अपने गुर्दे के टेस्ट जरूर करा लें। क्रेटिनिन और ब्लड यूरिया, सीरम क्रेटिनिन और ब्लड यूरिया ये जरूर करवाना चाहिए, और एवरी 3 मंथ आफ्टर इनको कराना चाहिए, क्योंकि दवाओं के असरात किडनी पर आते एकदम से नहीं आते, ग्रेजुअली सम टाइम ऐसा होता है कि डायबिटीज जो होती है ना, ये जाहिर नहीं होती है। अच्छा। ठीक है ना, मरीज को पता ही नहीं डायबिटीज चल रहा है। मैं रोजाना ऐसे 2-4 पेशेंट डायग्नोस करता हूँ, 5 साल 6 साल तक कोई अलामत ही नहीं होती है शुरू में, इब्तिदा में, तो वो किडनी को डैमेज कर रही होती है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो लिहाजा टैबलेट शुरू कराने से पहले इस बात को यकीनी बना लें कि आपकी किडनी फंक्शन सही है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि किडनी फंक्शन सही नहीं है, आपने मेडिसिन शुरू की और एकदम से मतलब किडनी जो है वो फेलियर की तरफ जाने लगते हैं। तो एक कुछ मेडिसिन ऐसी हैं, हम नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन कुछ मेडिसिन लगातार कंटिन्यू हर डॉक्टर लिख रहे होते हैं। डायबिटिक की कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो यूनिवर्स में ये चली रही है, हमारे पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा तो यूनिफॉर्मली चलती हैं। तो उन मेडिसिन का एक कितने अरसे मैक्सिमम इस्तेमाल जो है वो हम कर सकते हैं? देखिए, बात ये है कि अब जो स्ट्रेटजी है ना डायबिटीज की, वो मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ है। अच्छा। इंडिविजुअलाइज थेरापी है। जिनको हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर गिरने का खतरा है, उनके लिए ड्रग्स अलहदा बना दी गई हैं, ये यूज करें। जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए अलग बना दी गई हैं। जिनको दिल का खतरा है उनके लिए अलग मेडिसिन। अच्छा, दीगर पेचीदगियों के साथ दीगर पेचीदगियों के जो साथ हैं उसके हवाले से इंडिविजुअलाइज थेरापी दी जाती है। सही। और आम तौर पर मतलब ये जो है, मैंने ये देखा है तजर्बे के तौर पे, अपने तजर्बे की बात बता रहा हूँ कि 15-16 साल या 20 साल तक आम तौर पर लोग टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट बड़े अच्छे तरीके से अपनी शुगर को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन तरीक़ाकार ये है कि आपको 3 महीने में या 6 महीने में हीमोग्लोबिन A1C यानी 3 महीने का जो टेस्ट है वो टेस्ट करा के देखते रहना चाहिए। प्लस अपने किडनी के टेस्ट, सीरम क्रेटिनिन और ब्लड यूरिया करवाते रहने चाहिए। अगर उनमें मामूली सी भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको फौरन इंसुलिन शुरू कर देनी चाहिए। अब हमारे यहाँ का मसला ये होता है कि अच्छे बड़े लोग, यानी समझ लें कि हाईली क्वालिफाइड लोग, वो आकर कहते हैं डॉक्टर साहब बस मुझे जो है वो इंसुलिन से बचा लें। नतीजा ये निकलता है नतीजा ये निकलता है कि इस खौफ की वजह से उनके किडनी फेल हो जाते हैं। वो उस वक्त इंसुलिन शुरू करते हैं जबकि पेचीदगियां बहुत ज़्यादा हो चुकी होती हैं, उस वक्त उन्हें इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। लिहाजा अगर डायबिटिक पेशेंट को उसका डॉक्टर कह रहा है कि भाई आपने गोलियां बंद करनी है, इंसुलिन शुरू करनी है, तो आपको इसमें देर नहीं करनी चाहिए। मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि अब तो इंसुलिन से आगे के इंजेक्शन आ गए। अच्छा। डायबिटीज के लिए इंजेक्शन आ गए जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ऐसे भी इंजेक्शन है जो हफ्ते में 1 बार लगते हैं, ऐसे भी है जो दिन में 1 बार लगते हैं। अच्छा। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये जो इंसुलिन होती थी पहले सुबह दोपहर शाम की, वो अब क्या कर्टेल कर ली है इन्होंने इस चीज में? इंसुलिन तो चल रही है। जाहिर बात है कि देखिए हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है ना कि हमारे यहाँ पेशेंट को इंश्योरेंस से नहीं मिल रहा होता, उसको खुद खरीदना होता है। ठीक है, फिर सोने पे सुहागा ये है कि इंसुलिन, सिरिंज, निडल, स्वैब, इन सब पर इतना ज्यादा टैक्स है, उसकी वजह से कॉस्ट काफी ज्यादा चली जाती है। बिल्कुल ठीक। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ वही ट्रेडिशनल इंसुलिन चल रही है, क्योंकि ये जो इंसुलिन है जो हफ्ते में 1 बार लगती है या दिन में 1 बार लगती है, इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। सही। आम आदमी ने अफोर्ड नहीं कर पाता। लेकिन ना एक 20,000 25,000 कमाने वाला किस तरीके से 14,000 की इंसुलिन जो है वो महीने में लगाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो इंसुलिन बहुत महंगी पड़ती है, तो इसको मॉनिटर करते रहना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि डायबिटिक पेशेंट
सिर्फ शुगर चेक करते हैं, सही। वो बाकी चीजों को नहीं देखते। देखिए शुगर जो है, शुगर गेम नहीं है कि आपने शुगर लेवल देखा रैंडम फास्टिंग। बिल्कुल। इसमें सबसे ज्यादा अहम चीज जो है, आपने अपने किडनी को देखना है, उसको सॉरी ब्लड प्रेशर को देखना है कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है या नहीं। अक्सर हम देख रहे होते हैं कि फिर वो पेशेंट जो है ज्यादातर डायलिसिस तक नौबतें पहुंचती हैं। बिल्कुल। दूसरे नंबर पर आपने जो है वो अपनी कोलेस्ट्रॉल लेवल को देखना है, तीसरे नंबर पर वेट को देखना है, चौथे नंबर पर आपने अपने शुगर लेवल को देखना है। अगर ये चारों चीजें आप कंट्रोल में रखते हैं तो आपके किडनी भी सेफ होंगे। और जॉसलिन जो कि बहुत बड़े डॉक्टर थे, वो ये कहते हैं कि अगर आप इस तरह कोशिश करें कि ये चारों चीजें यानी ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, वजन और आपकी शुगर एदाब में रहते हैं, आप प्रॉपर वॉक करते हैं, तो आप बिल्कुल सेहतमंद अफराद की तरह होंगे। आप में जो कॉम्प्लिकेशन आएंगे वो बहुत ताखिर से आएंगे। सही। और उनकी पेशरफ सुस्त होगी। यानी आप डायबिटीज एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, ठीक है ना। वक्त के साथ साथ इसके कॉम्प्लिकेशन जाहिर होना शुरू होते हैं, लेकिन अगर आपने शुगर को कंट्रोल किया बेहतर तरीके से तो इसके कॉम्प्लिकेशन डिलेड होंगे, ताखिर से आएंगे और उनकी रफ्तार तेज नहीं होगी। बिल्कुल। लिहाजा शुगर के पेशेंट को चाहिए कि वो संजीदगी के साथ अपने डॉक्टर की बात सुने, जो दवाइयाँ बताता है वो दवाइयाँ इस्तेमाल करें। लेकिन इसके साथ साथ देखिए डायबिटीज का इलाज 3 पिलर पर जो है वो डिपेंड करता है। इसमें सबसे पहला पिलर जो है वो डाइट है, दूसरा पिलर एक्सरसाइज है और तीसरा पिलर मेडिसिन है। सही। अब पेशेंट क्या करते हैं कि वो सिर्फ अपनी डायबिटीज की इमारत को सिर्फ एक ही पिलर और मेडिसिन पे बिल्कुल करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब हमें दवा लिख दें, क्योंकि बात ये कि 40 साल 45 साल की उम्र में जो शुगर हुई है उसमें आदतें इतनी बिगड़ चुकी होती है, माजरत के साथ मरीजों से इतनी बिगड़ चुकी होती है, उन 40 साल की आदतों को दुरुस्त करना इतना उनके बस में भी नहीं होता। अब वो जिस्म आदी हो चुका होता है, लिहाजा थोड़ी सी वॉक करें। डायबिटिक प्रिवेंशन प्रोग्राम जो कि एक बहुत बड़ी स्टडी थी, जो कि प्री डायबिटिक पेशेंट पे की गई थी, अभी बाद में प्री डायबिटिक पर बात करेंगे। ये वो लोग होते हैं जिन्हें डायबिटीज होने का खतरा है, बिल्कुल, ठीक है। तो उसमें देखा यह गया था कि जो विंग बनाए गए थे, डाइट और एक्सरसाइज का जो विंग था, उनमें 58% पेशेंट नॉर्मल हो गए थे, माशाल्लाह, ठीक है। मेडिसिन वाले में ज्यादा से ज्यादा 34 था। तो डाइट और एक्सरसाइज सबसे ज्यादा सेफ है। जाहिर सी बात है मेडिसिन जब इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को, हमारे गुर्दों को मेडिसिन के लिए तो नहीं बनाया है। एक लंबे अरसे तक जब उससे फिल्टर होते रहेंगे मेडिसिन, तो वो किडनी को लामहला कुछ ना कुछ नुकसान तो जरूर पहुंचाएगी, बिल्कुल, ठीक है ना। तो प्रिवेंशन कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लेकिन साहब डायबिटिक के इनिशियल सवाल डॉक्टर साहब बहुत सारे हैं हमारे पास। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो आप बात कर रहे थे उसको भी हम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी बताइए कि ये डायबिटिक दूसरे अमराज से किस हद तक मुख्तलिफ है। देखिए डायबिटीज दूसरे अमराज से इस तरह मुख्तलिफ है, मिसाल के तौर पर ट्यूबरकुलोसिस को अगर हम लेते हैं, उसका आप 9 महीने या 12 महीने इलाज कराते हैं, आपकी डायबिटीज खत्म हो वो आपकी ट्यूबरकुलोसिस खत्म हो जाती है, सही, दीगर अमराज खत्म हो जाते हैं। लेकिन डायबिटीज जो है एक ना खत्म होने वाली बीमारी है, और इसमें इसके होने के बाद 2 किस्म की पेचीदगियों का खतरा रहता है। सही। एक एक्यूट कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ये वो पेचीदगियां होती हैं जो डायबिटीज होने के फौरन बाद आ जाती हैं, जिनमें शुगर का गिरना, जैसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, शुगर का बढ़ना हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है। और इसके साथ साथ क्रोनिक पेचीदगियां जो कि देर से आती हैं, इनमें आंखों की बीमारी, गुर्दों की बीमारी, आसाबी कमजोरी, निज़ाम हाजमा की बीमारी, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हैं जो बाद में आते हैं। तो इनका खतरा अगर आप इसे कंट्रोल भी करते हैं, खतरा बरकरार रहता है, लेकिन वो देर से होती हैं, जबकि दीगर अमराज में ऐसा नहीं होता। अगर आप इसे कंट्रोल नहीं करते तो फौरी तौर पर पेचीदगियां जाहिर होना शुरू हो जाती हैं, और अगर आप इन्हें कंट्रोल कर लेते हैं तो इन पेचीदगियों का खतरा जो है वो थोड़ा टल जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पेचीदगियां आती जरूर हैं। तो डॉक्टर साहब उम्र के साथ साथ किस हिस्से में जाके हमें अपने टेस्ट करवाना स्टार्ट करें, किस मतलब हम कब सोचना शुरू करें कि हम डायबिटिक हो सकते हैं? देखिए इसके लिए बहुत ही अच्छी बात आपने सब पूछी, बहुत ही आसान सी चीज़ है। हर शख्स के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि मैं कब शुगर टेस्ट कराऊं। तो प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बासित जो कि मतलब IDF के मीना रीजन के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त रैपिड स्कोर पाकिस्तान में तैयार किया, जिसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें 3 सवाल हैं जिनके जवाब आप 15 सेकंड में दे के इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको डायबिटीज है या नहीं। सही। इनमें पहला सवाल ये है कि आपकी उम्र क्या है। अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है तो आपका स्कोर है 0। अगर आपकी उम्र 40 साल से 50 साल के दरमियान है तो आपका स्कोर है 1। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है तो आपका स्कोर जो होगा वो 2 होगा। ठीक है, 0 1 2 हो गया। इसी तरीके से दूसरा सवाल यह है कि आपकी कमर का साइज जो है वो क्या है। अगर खवातीन में 31.5
से कम है तो उनका स्कोर 0 होगा। अगर 31.5 से ज्यादा है कमर का साइज, इंच में है ये, ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आपका स्कोर 2 होगा। होशियार हो जाए सब, इंची टेप लेके जो है ना, जी बिल्कुल, यानी खवातीन में अगर 31.5 से कम है तो स्कोर 0, 31.5 से ज्यादा है तो आपका स्कोर 2 है। इसी तरह मर्दों के लिए जरा मुख्तलिफ है। मर्दों में अगर आपकी कमर का साइज 35 इंच से कम है तो आपका स्कोर 0 है, अगर 35 इंच से ज्यादा है तो आपका स्कोर 2 है। ये दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल ये है कि अगर आपकी जो उम्र हो गया, कमर हो गया, फैमिली हिस्ट्री होगी। बिल्कुल, फैमिली हिस्ट्री में अगर आपके खानदान में शुगर है, खानदान में शुगर से मुराद है चचा, ताया, मामू, खाला, करीबी रिश्तेदारों को अगर शुगर है, नहीं है तो आपका स्कोर है 0। अगर आपको करीबी रिश्तेदारों को शुगर है तो आपका स्कोर है 1। अब इन तीनों सवालों के स्कोर को जमा कर लीजिए। सही। अगर ये 4 आता है तो आपको फौरी तौर पे अपनी शुगर चेक करा लेनी चाहिए। आपको शुगर होगी या शुगर होने का खतरा होगा। ये स्कोर कई सालों में तैयार हुआ है और मैं समझता हूँ कि इस स्कोर को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, स्कूल और कॉलेज की लेवल तक भी लेना चाहिए, ताकि तमाम लोग मतलब है कि जो है इसको स्कोर को एसेस करें, क्योंकि सबका टेस्ट कराना तो एक मुश्किल तरीन काम है, ठीक है ना। क्योंकि IDF जो IDF इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन जो बताती है, वो बताती है 17.17% डायबिटीज है, लेकिन नेशनल डायबिटीज सर्वे ऑफ पाकिस्तान बताता है कि 26% से ज्यादा शुगर है। और जो मैं समझता हूँ कि ऐसा है, हर 4 में से 2 पेशेंट ऐसे जरूर आ रहे हैं कि जिनमें से एक को शुगर है और एक को शुगर होने का खतरा है। तो हम इस रैपिड स्कोर के जरिए अंदाजा कर सकते हैं कि हमें शुगर होने का खतरा है या नहीं। बिल्कुल, ये तो बहुत आसान है, मतलब हर कोई बैठ के अपनी कैलकुलेशन खुद कर सकता है और बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, इस कैलकुलेशन का ऐसा है कि इसके लिए आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। आप FM 101 ट्यून कीजिए और सुनिए कि डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं और कितने इजी हल आपको बता रहे हैं कि आप अपनी डायबिटिक लेवल्स को भी चेक कर सकते हैं और प्री डायबिटिक से भी पहले अगर आप हैं तो अपने आप को मजीद इसमें दोनों पता चल जाएंगे ना जब आपको चेक हो जाएगा, प्री डायबिटिक में वो भी आ जाएगा। सकते हैं अपने। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये एक बड़ा जनरल परसेप्शन है कि माँ बाप को शुगर है तो बच्चों में, अमूमन मैंने देखा है ऐसा नहीं भी होता कि शुगर नहीं आती, हालांकि कोई खास एहतियात भी नहीं हो रही होती। उसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, बात ही होती है माँ बाप में से अगर किसी एक को शुगर होती है ना तो 26% 25% चांसेस होते हैं, मतलब ये कि 4 में से किसी एक बच्चे को शुगर होने की। और अगर माँ बाप में से दोनों को शुगर है तो रिसर्च तो ये बताती है कि आगे जाकर तकरीबन तमाम फैमिली को शुगर हो जाएगी। ये हाई रिस्क फैमिली है, ये लोग बच सकते हैं, ठीक है ना। लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन लाए तो ये बच सकते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसा भी देखा गया कि माँ बाप में शुगर है लेकिन बच्चों को शुगर नहीं, बस ये अल्लाह की कुदरत है। साइंस तो यही बताती है कि माँ बाप को दोनों को शुगर है तो शुगर हाई रिस्क पे तो होते हैं, हाई रिस्क पे होते हैं। लेकिन अगर लाइफ स्टाइल अच्छा हो तो उनको शुगर नहीं होता। और एक दूसरा जो बड़ा मसला है ना, वो इसमें डायबिटीज में एक प्रोसेस कहलाता है एंटिसिपेशन। शायद मरीजों ने ये ना सुना, डिक्रीजिंग एज ऑफ ऑनसेट ऑफ डायबिटीज। यानी मिसाल के तौर पर दादा को अगर 80 साल में हुई थी तो बेटे को जो है वो 40 साल में हो जाएगी, पोते को जो है मतलब जाकर जो है 20 साल की उम्र में हो जाएगी, और उसके बेटे को जल्दी हो सकता है। डिक्रीजिंग एज ऑफ ऑनसेट, ये इसमें एक फिनोमेना होता है। जी हाँ, बिल्कुल ये फिनोमेना होता है। और दूसरी बात ये कि जरूरी नहीं कि फैमिली में डायबिटीज हो तो डायबिटीज होगी। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और लाइफ स्टाइल वेरी इंपॉर्टेंट। वो लोग जो जंक फूड खाते हैं, वो लोग जो एनर्जी ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं, वो लोग जो सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल कसरत से करते हैं, जिनका वजन बढ़ने लगता है, बढ़ता हुआ वजन, अगर लाइफ स्टाइल वो भी ना हो और फैमिली में भी ना हो, लेकिन आपकी वेस्ट बढ़ रही है और पेट बढ़ रहा है, तो जो है इससे शुगर होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। तो लिहाजा सेहतमंद जिंदगी, तर्ज जिंदगी इख्तियार करें, सब्जियों और फलों का इस्तेमाल ज्यादा करें। डॉक्टर साहब, आपने ये भी बहुत अच्छा बताया कि अब यंग जनरेशन के लिए जिस तरह आप बता रहे हैं कॉलेज स्कूल लेवल में, एक तो वो आपका फॉर्मूला प्लस से कि जंक फूड, हम तो जंक फूड बहुत ज्यादा लेने लगे हैं और इतना ज्यादा लेने लगे हैं जंक फूड के, मतलब हमारा गुजारा ही नहीं होता जब तक हमें कोई जंक फूड ना दे दे। देखिए, बात ये है कि अब इसमें हमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी होगी। सही, ठीक है ना। जंक फूड को हम ओकेजनल रखें और हम ये भी कर सकते हैं कि दुनिया में स्टीम पर बना रहे होते हैं। सही, ठीक है ना। एयर फ्रायर मतलब ये इस्तेमाल हो रहे होते हैं। कि एयर फ्रायर के अपने नुकसानात नहीं? देखिए, नुकसानात तो वो हर चीज के होते हैं। आप सिंपली स्टीम पर बना लें, चले स्टीम घर में बनाएं, नॉन स्टिकी पैन में बना लें, बहुत कम ऑयल इस्तेमाल करें। अब हमारे यहाँ तो देखे ना, जैसे मतलब ये सुबह का नाश्ता देख ले, मतलब कितना हैवी होने लगा है। हैवी से मुराद है कि वो जंक फूड में शुमार होता है, इतना ज्यादा डीप फ्राई ऑयली, मतलब इन चीजों को नहीं,
हमें फलों और सब्जियों को जगह देनी चाहिए। और मतलब अगर हमें ट्रेडिशन एक हफ्ते में एक दिन चल सकता है, इसमें हमें रोज यानी कुकिंग में इनोवेशन की जरूरत है। बिल्कुल इनोवेशन की जरूरत है, हमें उसमें इनोवेशन स्टीम की लानी होगी, हमें उसमें ऑयल को कम करना होगा, ठीक है ना। देखिए मिसाल के तौर पर मैं अपने घर की बता दूं तो हम अब मतलब एक अपने घर में जो है कोफ्ते जो है मतलब एक कीमे के नहीं बनाते, हम सब्जी के कोफ्ते बनाते हैं। तो थोड़ा सा खवातीन को आगे बढ़ना होगा, वो इनोवेट कर सकती हैं। आज आप यूट्यूब पर चले जाएं या चैनल पर चले जाएं तो आप मुख्तलिफ ऐसी रेसिपीज दे सकते हैं जिनमें बहुत ही लो कैलोरीज होंगी। इसके अलावा एक बड़ी यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान में डायबिटिक पेशेंट के लिए एक किताब भी शाया की है जिसमें आप हेल्दी फूड आम लोगों की तरह बना सकते हैं। तो हम ऑयल को कम कर दें। इसका तरीकेकार ये है कि हम देखें एक सेहतमंद फर्द को सही 25 ml जो है 5 टीस्पून जो होते हैं ऑयल चाहिए होता है। सही। अगर एक घर में 5 अफराद हैं तो 25 को दे लें, 125 हो गया। हमें चाहिए कि एक पैमाना रख लें और उसमें 100 ml रख लें और तमाम दिन का जो है खाना उसी में पकाएं। 1 सर्विंग 1 टीस्पून। क्या बात। तो ये चीज हमें करनी होगी। और अगर हम कभी ऐसी जगह चले जाते हैं, डॉक्टर साहब सेहत के लिए टाइम नहीं है, बाकी सब देखिए इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि अगर हम किसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहां पर जंक फूड बहुत ज्यादा है तो कोशिश करें कि हम उसको चखने की हद तक लें, बाकी हेल्दी चीजें लें। लेकिन राइस है, राइस का इस्तेमाल हम खूब बिरयानियां बना कर खाए जा रहे हैं, जबकि बिरयानी बहुत ज्यादा ऑयली और बहुत ज्यादा उसमें गोश्त होता है। अगर हम बिरयानी को हेल्दी तरीके से तैयार करें और उसमें बहुत कम ऑयल यानी 1 टीस्पून 1 सर्विंग के फार्मूले से बनाएं, वो जब तक हमारे हाथों को टच नहीं करता ना, टपकता हुआ ऑयल नहीं होता तो हमें वजह अच्छा नहीं ये भी लगता। है। और दूसरी वजह ये है कि ऑयल जो होता है ना उसमें टेस्ट बहुत ज्यादा होता है, फैट में टेस्ट बहुत ज्यादा होता है। हम उसके आदी हो चुके हैं, तो हमें आहिस्ता आहिस्ता इन आदतों को ठीक करना होगा। और इंसान जो है करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। देखिए हम आपको मना नहीं कर रहे, आप खाएं, जरूर खाएं, लेकिन एक लिमिट रखें ना। रोज तो नहीं हो सकता, आपका मैदा अफोर्ड नहीं कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मियाना रवि इख्तियार करें। तो इसे जिंदगी के हर शोबे में कर लें, खाने पीने में भी। देखिए मेरा जाना हुआ स्टेनो डायबिटीज टर्की, तो वहाँ डॉक्टर डैनियल से मेरी बात हुई। हम बैठे हुए टी टाइम पर बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा यार मुसलमानों में तो डायबिटीज होनी नहीं चाहिए। मैंने क्यों भाई, मुसलमानों में क्यों नहीं हो सकती? कहने लगे देखिए आपके नबी ने जो तरीका बताया है कि हम अपने ग़िज़ा के एक हिस्से को पानी, एक हिस्से को हवा और एक हिस्से को ग़िज़ा पर के शुमार करें, लेकिन हमारे यहाँ तो क्या होता है तीनों हिस्से जो हैं वो हम ग़िज़ा से ही भर लेते हैं, पानी और हवा की तो गुंजाइश ही नहीं छोड़ते। ठीक है ना। तो मैं समझता उसमें और ज्यादा हम इजाफा करते हैं जब हम किसी के यहाँ जाते हैं या हम शादियों में। जी बिल्कुल तो हम भूल जाते हैं बहुत ज्यादा पेट हमारा है। जी बिल्कुल। लिसनर्स, यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है और बात हो रही है आपकी सेहत पे और खाने पीने पे। देखिए सबसे बड़ी चीज है यही है, ग़िज़ा आपकी सेहत पर डिपेंड करती है। मतलब आपकी सेहत उसी वक्त अच्छी रह सकती है जब आपकी ग़िज़ा हेल्दी होगी। और हेल्दी ग़िज़ा के लिए बहुत जरूरी है कि आप जितना टाइम और चीजों के लिए निकालते हैं अपनी ग़िज़ा के लिए निकालें। बिल्कुल थोड़ा सा सोचें, अच्छी ग़िज़ा खाएं। कॉल करके फूड मंगवाना आसान तो बहुत है, लेकिन उसमें हेल्प नहीं है आपकी। यकीन जाने पैसा दे के आप बीमारी खरीद रहे हो। बिल्कुल। तो अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि शुगर के मरीजों के जख्म अक्सर नहीं सही होते हैं, पैरों के या वैसे भी नॉर्मली कोई चोट लग जाए तो उनकी जो हीलिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है। जी देखिए डायबिटीज जो है वो इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से हमारा मुदाफ़ियती निज़ाम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। सही। पैरों में होने वाले ज़ख्म बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। सही। और एक रिसर्च के मुताबिक ये ज़ख्म तकरीबन अगर प्रॉपर तरीके से इलाज किया जाए तो 3 महीने 10 दिन में जाकर ठीक हो जाते हैं। अच्छा। ठीक है। पैरों के ज़ख्म 2 किस्म के होते हैं। सही। 3 किस्म के, सॉरी। एक कहलाते हैं न्यूरोपैथिक यानी आसाबी कमजोरी की वजह से। लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज पर या वो लोग जिनका कद ज्यादा होता है, जिनका कंट्रोल अच्छा नहीं रहता, कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब रहती है, ब्लड प्रेशर वगैरह रहता है, इन लोगों में आमतौर पर आसाबी कमजोरी के जख्म होते हैं। आसाबी कमजोरी में मरीज को कुछ भी महसूस नहीं होता है। जब ये शुरू होती है इब्तिदा में तो पैरों में जलन बेचैनी होती है, उस लेवल पर अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो आगे जाकर पैर सुन हो जाते हैं। फिर उसके बाद इतने सुन हो जाते हैं कि आप यकीन करें पेशेंट के पैर से चप्पल निकल जाती है और उनको पता नहीं चलता, और कोई चीज चुभ गई जख्म हो गया उनको पता नहीं चलता, क्योंकि तकलीफ तो है ही नहीं। दर्द भी एक अल्लाह की नेमत है, ठीक है ना। तो न्यूरोपैथिक अल्सर जो होते हैं आमतौर पर पैर के निचले हिस्से में होते हैं, प्रेशर एरियाज पर खास तौर पर होते हैं, उंगलियों के बिल्कुल पीछे मेटाटार्सल हेड और हील पर। ठीक है। अगर ये अल्सर हो जाता है, इसके साथ आप प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ अगर आप ऑफलोड नहीं करते हैं, मतलब आप चले फिरे ना, या ऐसी चप्पलें बनवाएं जिनकी वजह से प्रेशर कम हो जाए। पाकिस्तान में अब ये चप्पलें बहुत ही कम कीमत पर दस्तयाब होती हैं। एक यूनिवर्सिटी बनाती है जो कि बहुत ही कम पैसों में मतलब ये चप्पल दे देती है। अच्छा। असल में हमारे यहाँ होता क्या है कि ये लोग चले जाते हैं
अत्ताइयों के पास, जर्राहों के पास, वो इन्हें नवीस सुनाते हैं कि हम 15 दिन में सही कर देंगे, 20 दिन में सही कर देंगे। यकीन करिए कि हफ्ते में 3-4 पेशेंट ऐसे ज़रूर आ रहे होते हैं जिनकी टांग कट रही होती है या जिनका पैर कट रहा होता है या उंगलियां काटना पड़ती हैं, सिर्फ इसी वजह से कि उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया, क्योंकि तकलीफ तो होने रही होती है इन जख्मों में। दूसरी किस्म के जख्म होते हैं वो इस्केमिक अल्सर कहलाते हैं, यानी इनमें खून की गर्दिश जो कम हो जाती है, शुगर के कंट्रोल खराब होने की वजह से खून की गर्दिश। इन जख्मों में बहुत ज्यादा पेन होता है, पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, वो जाता है। और यहाँ बताता चलूं कि मैं गुज़श्ता तकरीबन सन 2006 से ये टेस्ट जो इसके पैरों के शरियानों का होता है डॉपलर, फ्री ऑफ कॉस्ट कराची में कर रहा होता हूँ। आप नंबर दे दे मेरा पेशेंट को जो आप करवाना चाहे, क्योंकि इसमें एक मरहला ऐसा होता है जिसमें आपको पहले ही पता चल जाता है कि आपके पैरों में प्रॉब्लम आने वाला है। ये डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है। अच्छा। और मैं मतलब एक पेशेंट को नंबर देकर उनको बुला लेता हूँ और उनका कर देता हूँ। तो उसमें ये जो अल्सर होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। इनके लिए एंजियोग्राफी करनी पड़ती है, बाज़ एंजियोग्राफी से भी नहीं खुलते, एंजियोग्राफी के बाद भी गैंग्रीन हो जाती है और पैर और टांग कटने की नौबत आ जाती है। दूसरी किस्म के अल्सर जो होते हैं वो मिक्स होते हैं। मिक्स अल्सर वो होते हैं जिनमें न्यूरोपैथी भी होती है और इस्कीमिया भी होता है। लेकिन अगर तरबियत याफ्ता डॉक्टर से, ऐसे शुगर के डॉक्टर से कि जो तरबियत याफ्ता है, उससे प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया जाए तो तीनों किस्म के जख्म जो है वो बेहतर हो सकते हैं। लेकिन इसमें वक्त की बड़ी अहमियत है। लोग इन्हें तवज्जो नहीं देते और आसान समझते हैं। नतीजा ये निकलता है कि कॉम्प्लिकेटेड होकर बहुत ख़तरनाक हो जाते हैं। ये हमें बताता चलूँ कि डायबिटीज़ में 3 ख़तरनाक बीमारियां कॉम्प्लिकेशन हैं। इनमें एक अगर हेपेटाइटिस सी हो जाए और उसका इलाज ना कराया जाए, ट्यूबरकुलोसिस हो जाए तो उसका इलाज ना कराया जाए, फुट अल्सर हो जाए तो उसका इलाज ना कराया जाए, तो ये तीनों अमराज जानलेवा हो सकते हैं। ये तीनों कॉम्प्लिकेशन जानलेवा हो सकते हैं। लिहाजा बेहतर ये है कि जब भी इनमें से कोई प्रॉब्लम हो, फौरी तौर पर पेशेंट का ये फर्ज बनता है कि किसी तरबियत याफ्ता डायबिटीज़ के डॉक्टर से रब्ता करे और अगर वो आगे रेफ़र करता है तो टाइम पर रेफ़र हो जाए और अपनी कॉम्प्लिकेशन स्क्रीनिंग कराता रहे। जैसे मैं आज चैनल के थ्रू ये ऑफर कर रहा हूँ कि कराची में, पाकिस्तान में जहाँ भी जिसको भी फ्री कराना है मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप मेरा नंबर दे दें, मैं बुलाकर उनको मतलब एक डॉपलर टेस्ट कर सकता हूँ फ्री। पता चल जाएगा भाई शरियानों में कहीं तंगी तो नहीं है, क्योंकि उसमें लेवल होते हैं जिनमें पता चल जाता है कि अब शुरू हो रही है। तो अब बीमारी शुरू होने से पहले ही उसके लिए अवेयर हो जाएंगे और अगर वॉक करेंगे, कंट्रोल अच्छा रखेंगे तो आमतौर पर पैरों के जख्म सबको नहीं होते। 12-15% पेशेंट को ये होते हैं जिनका कंट्रोल खराब होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। आपने शुरू में ही कह दिया कि डायबिटिक जो एक सिंड्रोम है, बीमारियों का मजमुआ है। जब हम पेशेंट से कहते हैं कि आप वॉक करें, अब यहाँ घुटने खराब होते हैं, वेट बहुत ज्यादा होता है, लंबी वॉक हम अलाउ भी नहीं कर सकते हैं, और वेट भी किसी सूरत कम नहीं होता। आपको पता है वेट इस तरह बैठे बैठे किसी भी दवा से कम नहीं होता। ये कोई जादू की छड़ी किसी भी स्कूल ऑफ थॉट्स में नहीं है। मैं कहती हूँ अगर कोई आपसे कहता है तो गलत बयानी है उसकी। आप फिर बताएं वो मरीज क्या करें। देखिए, ऐसे पेशेंट जिनके के जोड़ों में दर्द होता है, ठीक है, वो चल नहीं सकते हैं, तो वो लेट कर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मतलब वॉक ही करें और बाहर ही वॉक करने जाएं। आप कराची के हालात और जैसे हैं कि यहाँ बाहर वॉक करने गए तो उसके बाद आप फारिगुल हाल आएंगे, तमाम चीजें जो है लुट चुकी होंगी। आप घर में ही कर सकते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा कमांडर था पेपिलियन, ठीक है, उसको एक छोटी सी बैरिक में बंद कर दिया गया था। इसके बावजूद भी वो वहां पर एक्सरसाइज करता था। तो वो मुतबादिल एक्सरसाइज हाथों से कर सकते हैं, बैठकर पैरों को मूव कर सकते हैं या लेटकर जिस तरह साइकिल चलाते हैं। यहाँ मैं बताता चलूं कि जिन लोगों के जोड़ों में दर्द होता है, अगर दर्द की बुनियादी वजह भी ना चलना होता है, ज्यादा बैठे रहना होता है, आप जब चलेंगे तो शुरू के दिनों में आपके बहुत दर्द होगा। आप थोड़ी थोड़ी वॉक कीजिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके जोड़ खुलते जाएंगे। 15 दिन तक तो जिंदगी थोड़ी सी अजाब लगेगी, दर्द होगा, टखनों में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, लेकिन उसके बाद आप जिंदगी को एंजॉय करने लगेंगे। वॉक करने से आपकी दवाओं में कमी आएगी, कॉम्प्लिकेशन जो है वो डिले होंगे, आपका खाना हजम होगा, निज़ाम हाजमा अच्छा होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी और बहुत सारी पेचीदगियों से आप बच सकते हैं। तो मुतबादिल एक्सरसाइज करें, ज़रूरी नहीं है कि आप वॉक ही करें। सही, बिल्कुल सही बात बताई डॉक्टर साहब ने कि जरूरी नहीं है कि आप बाहर जाएं और वॉक करें। अच्छा, मैं भी अपने पेशेंट से कहती हूँ, फीमेल्स हैं, आपको बिला वजह बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। कमरे का एक हिस्सा आप ऐसा क्लीन कर लें और उसमें टू एंड फ्रो वॉक करें। मोबाइल सबके पास है, स्टॉप वॉच ऑन, बिल्कुल, और फोकस्ड वॉक करें। आप ये ना हो कि इधर बात हो रही है, उधर बात हो रही है, ये समेटा जा रहा है कुछ और। देखिए, वॉक के लिए एक प्रिंसिपल जो बताया जाता है ना, ब्रिस्क वॉक कहते हैं। ब्रिस्क वॉक जैसे फौजी चलते हैं ना, तेज तेज। खवातीन में 1 मिनट में 90 से 100 कदम होने चाहिए और मर्दों में 100 से 110 कदम। डॉक्टर साहब आपने सबकी कैलकुलेशन की। जी बिल्कुल, 110 कदम होने चाहिए। और अगर आप कदम भी नहीं गिन सकते तो इस बात का याद रखें कि जब आप वॉक कर रहे हो
कोई आपसे बात पूछे तो अपना जुमला जो है आप एक सांस में अदा ना कर पाए, सही। तो समझ लें कि आपकी वॉक ब्रिस्क है। मइयों चलना तो बिल्कुल बेकार है, वो चाहे आप सारा दिन भी चलते रहे, वो तो आप बोर्ची खाने और कमरे तक। नॉर्मली भी पेशेंट से कहें ना कि आप वॉक करें, डॉक्टर साहब मैं तो इतना चलती हूँ। अच्छा कहाँ चलती हैं आप? जी वो मैं पूरा दिन घर का चलते चलते ही तो काम करती हूँ, तो यही वॉक नहीं होती। देखिए हमारे उसमें जिस्म में पता क्या है, एक चीज है जिसे कहते हैं टॉलरेशन, यानी बर्दाश्त। अगर मिसाल के तौर पे खातून कहती है मैं तो रोज भाई मार्केट का चक्कर लगा कर आती हूँ, इतना चलती हूँ, अब वो बॉडी उसकी टॉलरेट होगी, वो उसकी बर्दाश्त है, उससे हटकर उसको करना होगा। सही, ठीक है ना, क्योंकि उसकी वो जो फिजिकल एक्टिविटी कर रही थी वो फिजिकल एक्टिविटी की मुनासिब नहीं थी जिसकी वजह से शुगर रही। तो शुगर को बर्न करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी को इजाफी तौर पे करना जरूरी है, इसके लिए वक्त निकाले। अक्सर खवातीन और मर्द कहते हैं भाई हमारे पास टाइम नहीं होता, तो भाई आप आधा घंटा सुबह पहले उठ जाए। देखिए अगर आप सुबह उठ के नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं तो आप एक्स्ट्रा फ्रेश होते हैं, आप एक्स्ट्रा फ्रेश होते हैं। चंद दिनों परेशानी होती है लेकिन आपकी एक्सरसाइज जो है आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब यहाँ एक सवाल भी है हमारे पास मौजूद, और वो मोहतरमा पूछ रही है हमसे, नाम उन्होंने लिखा नहीं, यकीनन मोहतरमा होंगे क्योंकि पूछ रही है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज के बाद अक्सर ऐसा होता है कि आपने जैसे कहा कि जैसे ही डिलीवरी हो गई वो खत्म हो गई, इसके बाद फिर जो है वो इसके बाद जो है वो फिर दोबारा किसी न किसी सूरत में एक्टिवेशन हो जाती है, डायबिटीज हो गई या लेवल्स बढ़े उनके। देखिए मैं आपको बता रहा था कि हाई रिस्क पेशेंट, इन हाई रिस्क पेशेंट में एक मरीज वो भी होते हैं खवातीन कि जिन्हें प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होती है। हमारे यहाँ एक रिवाज बन चुका है कि डायबिटिक प्रेग्नेंट पेशेंट हमेशा छठे महीने जाकर नाम लिखाती और वहीं जाकर ये टेस्ट हो रहे होते हैं उनके। तो अब स्ट्रेटजी तो ये होनी चाहिए कि जैसे ही फीमेल डॉक्टर के पास कोई फीमेल प्रेग्नेंट आती है उसको जीडीएम के लिए स्क्रीन कर लेना चाहिए, और 24 वीक तो इसका मतलब है कि जो है वो बेहतरीन टाइम है कि उस टाइम पर इसे ज़रूर एक स्क्रीन करें। जीडीएम पेशेंट में जो होती है ये असल में एक्चुअल डायबिटीज़ नहीं होती। असल में जीडीएम को हम कहते हैं कि इंक्रीज ग्लूकोज टॉलरेंस फर्स्ट रिकग्नाइज इन प्रेगनेंसी, ये वो ग्लूकोज की बर्दाश्त जो कि प्रेगनेंसी में कम होगी। अब इसको कैसे पहचानेंगे? अगर किसी की नाश्ते के 2 घंटे बाद की जो शुगर है 140 से अबव आ रही है तो इसका मतलब है कि उनमें ग्लूकोज इंटॉलरेंस है, यानी उनको जीडीएम है। आमतौर पर ग्लूकोज लोड देने के बाद 2 घंटे बाद देखा जाता है तो 140 या उससे थोड़ी सी ज़्यादा आ रही होती तो हम उन्हें कहते हैं कि इन्हें जीडीएम है। इसका इलाज, बेहतरीन इलाज इंसुलिन है, गोलियां नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। इब्तदा में ही इंसुलिन शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि इब्तदाई चंद हफ्ते जो होते हैं उनमें बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है। उस वक्त अगर शुगर का कंट्रोल ख़राब रहता है तो बेबी का साइज़ बड़ा हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाते हैं, और प्रेगनेंसी की जो आउटकम होती है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है कि सीज़र की तरफ चले जाते हैं और पेचीदगियाँ आने का ख़तरा। जी, क्या वो बच्चा भी डायबिटिक हो सकता है? नहीं, डायबिटिक बच्चा डायबिटीज़ नहीं होता आमतौर पर, मतलब देखा नहीं गया कि ऐसा डायबिटीज़ नहीं, बच्चा नॉर्मली होता है। हाँ जी, लेकिन क्या होता है उसका साइज़ बड़ा होता है, वेट ज़्यादा वेट का होता है। अब हमारे यहाँ अगर कोई ज़्यादा वेट का बच्चा पैदा हो जाता है तो पूरा मोहल्ला उसकी ज़ियारत करने के लिए आने लगता है कि भाई 16 पाउंड का बेबी पैदा हुआ है। मतलब जब बेबी ज़्यादा वेट का 8 पाउंड से ज़्यादा का पैदा हो रहा है तो बी अवेयर, अपनी शुगर ज़रूर चेक करा लीजिए कहीं आपको शुगर नहीं। अब मरहला आता है प्रेगनेंसी का, प्रेगनेंसी ख़त्म हो गई और डिलीवरी होगी। डिलीवरी के 6 वीक आफ्टर उन्हें दोबारा स्क्रीनिंग करानी चाहिए, ठीक है। और ड्यूरिंग डिलीवरी आपने अंडा, दूध और गोश्त का मुनासिब इस्तेमाल जो है वो करना है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये चीज़ें इस्तेमाल ही नहीं हो रही होती, उन्हें दूध से उल्टी आ रही होती है, अंडा खाते नहीं है। आखिर में जाकर प्रेगनेंसी के बाद खूब मतलब है कि रिवायती खाने उस बच्ची को इतने दिए जाते हैं, अछवानी और ये और वो फ्राई करके, तो उसका वेट बढ़ने लगता है। याद रखें जीडीएम के बाद आपने अपनी स्क्रीनिंग करानी है और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पर जाना है जो कि आपका डॉक्टर बताएगा, और उसको तमाम ज़िंदगी रखना है। अगर आपने उस पर अमल नहीं किया और प्रेगनेंसी के बाद आपका वेट बढ़ने लगा या ऐसे ही छोड़ दिया तो ये ख़वातीन जो है वो बहुत जल्द डायबिटिक बन जाती हैं। लेकिन रिसर्च ये बताती है कि अगर आपने 6 वीक आफ्टर करवाया टेस्ट, आप अभी इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस IGT यानी अभी प्री डायबिटीज़ ही हैं, आपने प्री डायबिटीज़ है तो चांसेस है कि अगले 5 साल में 33% चांस है कि आपको डायबिटीज़ हो जाएगी, 33% चांस है कि आप IGT यानी प्री डायबिटीज़ रहेंगे, और 33% चांस है कि आप नॉर्मल हो जाएंगे, आपकी इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस या जो प्री डायबिटीज उस लेवल से निकल जाएंगे। यहाँ मैं बताता चलूँ
कि सेहतमंद अफराद अगर रैंडम फास्टिंग कराते हैं, अगर किसी की फास्टिंग 100 से 126 के दरमियान आती है तो ये इम्पेयर्ड ग्लूकोज फास्टिंग है, जो कि पहले जाहिर होती है। हमारे यहाँ हम रैंडम कराते रहते हैं और रैंडम 140 से 199 आ रही है तो आप इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है, आईजीटी है, प्री डायबिटीज है। इन दोनों सूरतों में उन्हें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पे जाना चाहिए और फास्टिंग जिनको नहीं है फास्टिंग चेक कराएं। फास्टिंग से पता चलता है कि हमारी शुगर जो है वो कहाँ जा रही है। रैंडम कराते रहते हैं क्योंकि टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट में इंसुलिन तो पैदा हो रही है ना, रैंडम तो बहुत अच्छी आ रही है, भाई मेरी तो 135 आ रही है, पता चला कि फास्टिंग 180 चल रही थी, वो एक लंबा अरसा गुजरने के बाद फिर रैंडम जो है वो बढ़ना शुरू होती है। तो लिहाजा इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़बरदस्त बात बता रहे हैं डॉक्टर साहब, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों का ख्याल, थोड़ा सा ख्याल रखने से आपकी लाइफ जो है वो बच सकती है। आप डायबिटीज़ जैसे मोज़ी अमराज से मर्ज से बच सकती हैं। आप डायबिटीज़ जैसे मोज़ी मर्ज से बच सकते हैं और बहुत ही कंसर्न होना चाहिए इस चीज़ में अपने आप को। मैं हूं डॉक्टर सायरा, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शकील साहब और शकील अहमद और हम हैं डायबिटोलॉजिस्ट के साथ और बात करें हम डायबिटीज़ पे और डायबिटीज़ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स पे और किस तरह जो है उस पर ओवरकम किया जा सकता है और हम अपने आप को डायबिटिक होने से कैसे बचा सकते हैं। यहाँ मैं डॉक्टर साहब आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि आप बताएं, डायबिटिक पे हम वैसे तो ये सारी बातें कहते हैं, इंसुलिन ये लग गई या गोलियां हो गई या जो डायबिटिक खुदा न खास्ता हो गए उनके लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी आ गई। मतलब कहीं दावत में गए हाथ रोकना है, बहुत अपने आप को कंट्रोल करना है, घर में भी रोकना है। जिनको मीठा खाने की आदत होती है मेरी तरह, वो बड़े परेशान रहते हैं कि भाई वो क्या करें। लेकिन डॉक्टर साहब कोई ऐसा लाइफस्टाइल या कोई ऐसा खाना भी बताएं हमें, जैसे देखें सीजन के फ्रूट्स आते हैं, वाटरमेलन आ गया रमजानों में, मीठा बहुत होता है, डायबिटिक पेशेंट एक पीस खा लेते हैं फिर परेशान होते हैं। अभी माशाल्लाह से फ्रूट का सरदार आम आया हुआ है, उसकी मिसाल आप देख लें कि वो नहीं खा पाते और फिर रिग्रेट ही रहता है कि हम तो चख भी नहीं सकते। देखिए मैं रिसर्च बेस्ड बात करूंगा क्योंकि मेरा ताल्लुक भी कॉलेज ऑफ फैमिली मेडिसिन पाकिस्तान से है और मुख्तलिफ रिसर्चेज हम लोग पढ़ते रहते हैं। आम जो है ना असल में बदनाम हो गया। बिल्कुल सबसे ज्यादा जो शुगर बढ़ती है, एक रिसर्च हुई थी बकाई इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज की या बकाई यूनिवर्सिटी के थ्रू हुई थी। सही। उसमें ये देखा गया था किस फ्रूट से शुगर जो है वो ज्यादा बढ़ती है। सही। तो उसमें चीकू साहब पाए गए थे कि जिनसे शुगर सबसे ज्यादा बढ़ती है। अच्छा। आम से शुगर इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती। डायबिटिक पेशेंट आम का एक टुकड़ा ले सकता है, एक फांक ले लें, ठीक है ना, लेकिन आप उसे मिल्क शेक ना बनाइए, आप मतलब दूसरी चीजों में इस्तेमाल पूरी ना बनाएं, छोटा आम, जी हाँ बिल्कुल ये ना करें। दूसरी बात ये थी वाटरमेलन, तो वाटरमेलन का भी एक तरबूज का भी एक पीस लिया जा सकता है, लेकिन इसका तरीका है। फ्रूट आप जब भी इस्तेमाल करें तो खाने के साथ ना करें। हमारे यहाँ एक रिवायत होती है कि फ्रूट खाने के साथ ही खाने के बाद फ्रूट खाया जाता है, फौरन बाद खाए जाते हैं। आपको आमतौर पर फ्रूट को जो है वो खाने के तकरीबन 2 घंटे बाद लेना चाहिए या खाने से 2 घंटे पहले ले लें या 2 घंटे बाद लें। तो ऐसा करने से शुगर नहीं बढ़ेगी। आम में देखें 0% चिकनाई होती है, चिकनाई बिल्कुल नहीं होती। कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन ए होती है, ठीक है ना, जो कि मतलब फायदेमंद होती है। तो एक टुकड़ा डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, हड्डियों के लिए तो बहुत फायदेमंद है, बिल्कुल ली जा सकता है। आम ऐसा मना नहीं है कि डायबिटिक पेशेंट ना ले, क्योंकि अब स्ट्रेटजी ये आ रही है कि देखिए डायबिटीज तो हमेशा रहनी है, ठीक है ना, उसको तो क्या वो सारी जिंदगी आम नहीं खाएगा, तो आम का थोड़ा सा पीस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बराए मेहरबानी बहुत ज्यादा मिकदार में ना लें। वही बात फिर मियाना रवि वाली आ जाएगी कि आपने क्वांटिटी का ख्याल रखना है। मिकदार अगर कम लेंगे तो कुछ नहीं होगा। फलों में जो है वो ग्लूकोज नहीं पाया जाता बल्कि फ्रक्टोज पाई जाती है, और फ्रक्टोज जो है अगर उसे मुनासिब मिकदार में लिया जाए तो उसके हजम होने के लिए हमें इंसुलिन की जरूरत नहीं होती। हमें मौसमी फल खाने चाहिए, और जिनका शुगर का कंट्रोल बहुत अच्छा है वो दिन में 2 फल खा सकते हैं, जिनका कंट्रोल अच्छा नहीं है वो 1 फल का इस्तेमाल करें। तो कोई नुकसान देनी है, फलों से इतना नुकसान नहीं होता जितना कि मतलब उनकी क्वांटिटी से होता है। बिल्कुल, मतलब आप फल को एक फल समझ के खाएं, उसको खाना समझ के ना खाएं। पूरा पेट भर के अगर कोई फल लिया जाएगा तो डेफिनेटली वो अपना इफेक्ट छोड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ हमारे पास सवाल है खातून का, और वो ये पूछ रही हैं कि उनको शुगर भी नहीं है, डायबिटिक वो है नहीं, और लेकिन क्या वजह है कि उनके बॉडी एक्स कम नहीं होते, मतलब उनको जिस्म में दर्द बहुत है। देखिए ख़वातीन में आम तौर पर जो 40 ईयर के बाद की जो एज होती है, आम तौर पर उनमें जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाता है। उसके अलावा यूरिक एसिड को देखा जाए, सही, यूरिक एसिड कितना है। तीसरा ये कि इनको डायबिटीज के लिए स्क्रीनिंग करनी चाहिए, ठीक है ना। यूरिक एसिड हो गया, कैल्शियम हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए BMD कराएं, फिर देखें कि क्या वजह है, ठीक है ना। तो ये पता चल जाएगा कि वजह सामने आ जाएगी, फिर उसका इलाज उस तरीके से कर ले जाए जो भी उसका रीजन हो। सही।
बिल्कुल सही है। और इसके अलावा विटामिन डी भी आप अपना विटामिन डी भी। अच्छा, डायबिटिक पेशेंट में, अगर डायबिटिक पेशेंट, यही पेशेंट अगर डायबिटिक पेशेंट हो जैसा कि आपने बताया, तो मैं यहाँ वजाहत करता चलूँ कि अगर जिस्म में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, सही, तो ये दर्द की दवाइयों से या नीले पीले लाल इंजेक्शनों से खत्म नहीं होगा। अच्छा, इसका मतलब है कि ये आसाबी कमजोरी आ रही है, डायबिटिक न्यूरोपैथी को एक्सक्लूड आउट करें, आसाबी कमजोरी को एक्सक्लूड आउट करें। आसाबी कमजोरी के एक्सक्लूड आउट होने के बाद अगर वो है तो फिर उसकी दवाइयां इस्तेमाल करें। वो सिर्फ दर्द की दवाइयों से या फिर मतलब है कि जो है वो ताकत की दवाइयों से कंट्रोल में नहीं आएगा। उसके लिए मखसूस दवाइयां होती हैं जो कि उनकी डायग्नोसिस के बाद इस्तेमाल कराई जाती हैं। आमतौर पे होता ये है कि लोगों के जिस्म में दर्द हो रहा होता है, डायबिटिक होते हैं, और वो दर्द की इतनी दवाइयां खाते हैं। याद रखिएगा, दर्द की दवाइयां कसरत से इस्तेमाल करना जो है ये आपके गुर्दों को डैमेज कर रही होती है। इनका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा ना करें। कोशिश करें कि डाइट, एक्सरसाइज, वर्जिश से ही या दबाने से, मसाज से अगर बेहतर हो जाता है तो उसको फोकियत दीजिए। डॉक्टर साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे पास, और पूछ रही हैं कि डायबिटिक होने में किसी इंसान के जिसको कोई हिस्ट्री भी नहीं है, कुछ नहीं है, स्ट्रेस लेवल आपका कितना मैटर करता है? देखिए, स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस भी डायबिटीज का एक, डायबिटीज और हार्ट डिजीज का रीजन जो है स्ट्रेस भी होता है। अभी कॉलेज ऑफ फैमिली मेडिसिन के थ्रू हमारी एक स्टडी चल रही है और जिसमें मैं भी उसका हिस्सा हूँ, उसमें यही असिस्ट कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन अदर रिसर्चेज ये बताती हैं कि स्ट्रेस और डायबिटीज होने में बहुत गहरा ताल्लुक है। अच्छा। खास तौर पर अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है और आप स्ट्रेस का शिकार रहते हैं तो आपको उसकी वजह से डायबिटीज हो सकती है। स्ट्रेस में फिर एक ये भी होता है कि बाज लोग स्ट्रेस में खाना भी ज्यादा खाते हैं, चलते फिरते नहीं हैं, तो उसके जो ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं ये आपको डायबिटीज की तरफ ले जाते हैं। स्ट्रेस और इसका बहुत गहरा ताल्लुक है, डायबिटिक का स्ट्रेस से बहुत गहरा ताल्लुक है। कोशिश करें अपने आप को और अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री रखें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने आपको सारी नेमतों से नवाजा है, बस सिर्फ इतना चाहिए कि आप थोड़ा शुक्र की आदत डालें। यकीन जाने बहुत सा स्ट्रेस कम हो जाता है जब हम अपने से नीचे देखना शुरू करते हैं, तो स्ट्रेस लेवल ऑलरेडी कम हो जाते हैं। लेकिन ये स्ट्रेस पे डिपेंड करता है, कभी कभी ऐसे स्ट्रेस भी होते हैं जिनसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी डाइट को चेक करते रहें और ओवर ईटिंग पे ना जाएं, ओबेसिटी का शिकार ना हो, मोटापे का शिकार ना हो, ताकि आप आने वाली इन बीमारियों से बच सकें। आपकी बात मैं यहाँ काट रहा हूँ कि ओबेसिटी की जहाँ बात कर रहे हैं, तो अब जो स्कूलों में जो बच्चों को जो लंच मिल रहा होता है कैंटीन से, वो खासा फैटी होता है। और अब देखिए, आप बच्चे जो है चाइल्डहुड ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं बहुत ज्यादा, और उनमें मतलब एक डायबिटीज जिसे 1.5, सबसे ज्यादा काम कोरोना ने किया जब घर में ऑनलाइन क्लासेस हुई और गैजेट के सामने 2-2, 4-4, 5-5 घंटा बैठने से। बिल्कुल बिल्कुल, चाइल्डहुड ओबेसिटी आपको डायबिटीज की तरफ ले जाती है। लिहाजा बच्चों को हेल्दी एक्टिविटी की तरफ लेकर जाए, उन्हें खेलें। देखिए, पहले जमाने में होता यह था कि अक्सर गलियों में लड़ाइयाँ हो रही होती थी। क्या हुआ भाई, क्रिकेट खेल लेते बच्चे, उन्होंने शीशा तोड़ दिया। अब मैंने 20 साल से तो तकरीबन कोई ऐसा नहीं देखा जो बच्चा खेल रहा हो गली में और शीशा तोड़ा। खैर, शीशा तोड़ना गलत बात है, बुरी बात है, लेकिन बच्चे खेल ही नहीं रहे। अब बच्चे आते हैं, डॉक्टर साहब मैं तो मतलब ये कि जो ना 1 घंटे क्रिकेट खेलता हूँ। भाई आप कहाँ खेलते हैं क्रिकेट, लेकिन वजन तो आपका इतना बड़ा है। मैं वो जो है ना आईपैड पर क्रिकेट खेल रहा होता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये गेम हमें फिजिकल एक्टिविटीज को रिवाज देना होगा और अच्छा मौका है। मैं यहाँ डॉक्टर साहब, मैं यहाँ बात आपकी कंटिन्यू करूंगी इस पे कि हम और आप शायद जिस दौर में हमने पढ़ा, हमें स्कूल्स बहुत अच्छे मिले अल्हम्दुलिल्लाह। हमने गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ा, बड़े बड़े स्कूल होते थे, प्लेग्राउंड्स होते थे वहाँ पे। आजकल के कुछ स्कूल्स ऐसे भी, बल्कि ज्यादातर देखें जो बेंगलोर में बने हुए होते हैं, तो एक तो इंडोर सारा मामला होता है। तो बच्चों में आप देखें विटामिन डी भी हमें बहुत ज्यादा कम मिलता है। बिल्कुल, विटामिन डी बच्चों में, बड़ों में बहुत ज्यादा। और दूसरी बात ये होने लगी है अब कि वो माशाल्लाह से 2 साल होने को आए कोरोना साहब को आए हुए, और उसके बाद जो गैजेट्स पे काम हुआ और बच्चे गैजेट के हैबिचुअल हुए, और इस स्क्रीन की वजह से जो लेट सिटिंग, लेट नाइट, स्लीपलेसनेस, ये सारी चीजें डेवलप हुई। आप देखिए, जो बच्चे 2 साल पहले अच्छे खासे दुबले थे, उनको आप देखिए कहां से मोटे नजर आते हैं। बल्कि मैं तो ये समझ रहा हूँ कि बच्चे जो थे वो जवान हो गए लॉकडाउन में। ठीक है ना, आगे जाकर यही बताएंगे लॉकडाउन में था तो मैं बहुत दुबला पतला था। तो लेकिन बात ये है कि हमें स्कूल लेवल पर एक काम ये करना होगा कि कैंटीन में हेल्दी फूड रखना होगा। ये जो जंक फूड है वहां से हटाना होगा। बहुत से स्कूल हैं ऐसे कराची में जहां पर सॉफ्ट ड्रिंक, डीप फ्राइड,
बिल्कुल कतई मना है, बिल्कुल मना है। क्योंकि स्कूल लेवल से फिर एक्सरसाइज को रिवाज देना होगा। देखिए मैं बच्चों को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ, ठीक है आप गैजेट इस्तेमाल करते हैं ना, तो आप यूट्यूब पर जाकर वहां से एक्सरसाइज डाउनलोड कर लीजिए। वो एक्सरसाइज जो एक कमरे में की जा सकती है, वो एक्सरसाइज जो बैठ कर की जा सकती है, अपनी टाइम प्लेस पर की जा सकती है। ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज के लिए आपको लाजमी तौर पर एक मैदान ही चाहिए। एक हमारे साथ भी तो मसला है ना, हमें मोटे मोटे गपलू बच्चे अच्छे बहुत लगते हैं, तो हम चाहते हैं हमारे बच्चे मोटे हों, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे होते कि आगे चल के ये मोटापा उनके लिए कितना ऐसे लोगों के लिए तो मैं यही पैगाम दूंगा कि कम है तो दम है। जो दुबले पतले होते हैं वो एक्टिव होते हैं। देखिए 1947 की मैं कल एक वीडियो देख रहा था, उसमें सब कमजोर दुबले पतले, और मतलब कि लगता था कि ये मरीज होंगे, लेकिन वो इंतहाई सेहतमंद अफराद थे, जिन्होंने कि एक मतलब कि ब्रिटिश हुकूमत से के मुंह से मतलब जबड़ों से छीन कर पाकिस्तान बनाया। चलते फिरते ज्यादा थे, ट्रांसपोर्ट की सहूलत इतनी नहीं थी, साइकिलें चलती थी। अब तो ये रिमोट कंट्रोल के आने की वजह से और मोटरसाइकिल के आने की वजह से बच्चों का चलना फिरना कम हो गया। वो अपने आप को थका महसूस करते हैं। तो हमें जो है वॉक साइकिल इसको रिवाज देना होगा। इससे हमें, क्योंकि देखिए हमने अगर अब हेल्दी माशरा नहीं बनाया तो फ्यूचर में हम एक मरीज माशरा देंगे। ऑलमोस्ट हम मरीज माशरा दे रहे हैं मतलब भी देख रहे हैं ना, इसके हम सब जिम्मेदार हैं। हमारे क्लिनिक्स ज्यादा भरे हुए हैं एज कंपेयर टू हमारी हेल्दी एक्टिविटी। मैं एक बात कहता हूँ कि देखिए एक थी ना जंगे अजीम, ठीक है, तो हमें जंग के अजीम करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी जंक फूड के अगेंस्ट वॉर करना पड़ेगी और जंगी बुनियादों पे सोचना होगा कि भाई हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में सेहत की सहूलियात जो है वो इतनी नहीं है कि हम कॉम्प्लिकेशन को बर्दाश्त कर सके। देखिए अगर किसी शख्स की सिर्फ एक उंगली में जख्म आ जाता है तो आप जानते हैं डायरेक्ट कॉस्ट उसकी 60 से 90,000 रुपीज चली जाती है। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब ये उसकी जो सैलरी कट रही है, वो डॉक्टर की फीस और उसके आने जाने का खर्चा, और फिर फैमिली की जो फैमिली डिस्टर्बेंस में, जहनी टेंशन में, और जो उसको लेके जा रहा है उसका खर्चा उसमें शामिल नहीं है। देखिए ना, तो हमें मतलब है कि हम ऐसा क्यों ना करें कि डायबिटीज हो ही ना। सही बात, ठीक है ना, बहुत सारे मुल्कों ने इसको रिड्यूस किया है। हमारे यहाँ जो है हम मतलब है कि डायबिटीज में बहुत आगे जा चुके हैं, और मतलब बताया कि 4 में से 1 को डायबिटीज है। तो हमें तो ये सोचना पड़ेगा कि भाई हम में से अगर एक है तो बहुत इसके रेट को कम करना होगा, और ये बगैर खर्चे ही कम हो सकता है, सिर्फ संजीदगी इख्तियार करनी है। मैंने तो यहाँ तक देखा है डॉक्टर साहब, कोई भी बीमारी हो बगैर खर्चे के ही कम हो जाती है अगर आप थोड़ी सी उस पर तवज्जो दें। देखिए ना, हम अभी तक पोलियो को खत्म नहीं कर पाए, जबकि दुनिया में इसका खात्मा हो चुका है और पोलियो फ्री ममालिक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास फिर हर साल 2 साल बाद 1-2 केस निकल आते हैं और हम फिर वहीं जाके खड़े हो जाते हैं। शायद हम बहुत मेहमान नवाज हैं, आने वाली बीमारियों को हम बहुत पालते हैं। मीडिया तो इसमें बहुत मस्बत रोल अदा कर रहा है अवेयरनेस के लिए, लेकिन लोगों में जब तक मोटिवेशन पैदा नहीं होगी ना, देखें बात ये है, पाकिस्तान कितना बड़ा है, ठीक है, इसकी आबादी लगा लें फॉर एग्जांपल 22 करोड़ 23 करोड़ लगा लें, ठीक है, 5 मरतबा अजान होती है, क्या तमाम लोग अजान सुन के नमाज पढ़ने चले जाते हैं? नहीं जाते ना, बहुत कम जाते हैं, क्योंकि उनमें मोटिवेशन नहीं है। इसीलिए जब तक हमें हेल्थ के लिए मोटिवेशन नहीं होगी, ये बीमारियां कभी भी कम नहीं होंगी। बात भी आपने बहुत अच्छी कही, 5 वक्त की नमाज, तो अगर हम 5 वक्त की सिर्फ नमाज ही मर्द हजरात जमात से और खवातीन जो है पाबंदी से घर के अंदर पढ़े, तो भी आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है। बहुत कम हो जाता है। इवन कि जब हम मसा करते हैं और गर्दन पर जो पानी लगाते हैं, और उससे मतलब कि हाइपरटेंशन का खतरा कम रहता है। और फिर जब हम नमाज पढ़ते हैं ना, तो हमें एक अल्लाह से ये होता है कि हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना, वो रिलैक्सेशन जो हासिल होती है, बॉन्डिंग होती है जी, वो रिलैक्सेशन आपके तमाम बॉडी के हार्मोन्स को भी रिलैक्स करती है। बिल्कुल, उसमें मतलब इसमें कोई शक नहीं है, इससे बड़ी कोई कहते हैं थेरेपी नहीं है। बिल्कुल ये कहा जाए तो गलत ना होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ तो ये सारी बातें हमारी हुई, अब थोड़ा सा हमें ये बताइए कि जिन लोगों को गैंग्रीन हो जाती है वो किस स्टेज पे शुरू होती है और उसको हम कैसे मॉनिटर कर सकते हैं? अहमद नदीम कासमी साहब का मुझे एक शेर याद आ रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा शायराना ज़ौक़ रखता हूँ। तो उन्होंने कहा था कि वक्त करता है परवरिश बरसों, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। सही। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि गैंग्रीन उन दो वजूहात होती हैं। एक तो लोकल इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन हो गया और उसे तवज्जो नहीं दी गई, प्रॉपर एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं की गई, प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं, तो लोकल इन्फेक्शन की वजह से न्यूरोपैथिक यानी असाबी कमजोरी के जख्म में भी गैंग्रीन हो सकती है। इसकी जो दूसरी प्रॉब्लम होती है वो वेस्कुलोपैथी होती है, जैसे कि मैंने बताया कि इस्कीमिक अल्सर, डायबिटिक पेशेंट के पैरों में खून की गर्दिश आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है, कुछ मरीजों में, सब में नहीं, कुछ % में। तो अगर वो उस लेवल पर ही कंट्रोल कर लें तो जख्म ही नहीं होगा और गैंग्रीन नहीं होगी।
ठीक है। अब अगर इसमें जब जख्म होता है, इस्केमिक अल्सर में जख्म होता है, तो वो गैंग्रीन के साथ ही जाहिर होता है। तो इब्तदा में अगर उसे गौर कर लिया जाए तो उसकी एंजियोप्लास्टी हो जाती है, बैलूनिंग हो जाती है। अच्छा। और वो रिकवर हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि वो पेशेंट बेचारा जो है, देखिए हमारे यहाँ मैंने वही बात बताई ना कि उसको खुद खर्चा बियर करना है, और गैंग्रीन में तो बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। लेकिन मतलब ये कि जो है कुछ इदारे जो है, और जैसे डॉक्टर अब्दुल बासित और उनकी टीम काम कर रही होती है, तो मैं उनके पास भेज देता हूँ। तो वो मतलब ये कार्डियो जो कार्डियो हमारा बड़ा है, वहाँ से उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एंजियोप्लास्टी करा देते हैं और वो बच जाते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि डिफ्यूज़ होती है, बिल्कुल शरियाने मुकम्मल बंद हैं और इतनी कमज़ोर हैं कि उनको बगैर मतलब ये कि जो है काटे काम नहीं चलता। तो फिर उसमें आमतौर पर एम्पुटेशन घुटने के नीचे से या पंजा या फिर मतलब आधी टांग या पूरी टांग जो है वो उनकी चली जाती है, और उसमें फिर कोई हल नहीं है। लिहाजा शुगर के कंट्रोल को बेहतर रखिए, अपना डॉपलर करवा लें, असिस्ट करवा लें कि आपके शरियानों में मतलब ये कि कितना मसला है। आपके पैर ठंडे तो नहीं रहते, अगर आपके पैर ठंडे रहते हैं तो खतरा है कि उसमें गर्दिश कम है। पैरों का मसाज करें, रात को सोते वक्त अपने पैरों को धो लें, धोने के बाद टिश्यू से खुश करें, उंगलियों की दरमियानी जगह को मतलब ये साफ करें। कोई अच्छा मॉइस्चराइजर, अगर आपको सहूलत नहीं है अच्छे मॉइस्चराइजर की, तो सिर्फ सरसों का तेल ले लें, वरना कोई लोशन ले लें, उसको आप अच्छे तरीके से मसाज कीजिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। और पैरों को रोज चेक करें कि उनमें कोई निशान तो नहीं है, कोई खराश तो नहीं है, कोई जख्म तो नहीं है, कोई सख्त जिल्द तो नहीं है, कोई तब्दीली तो नहीं आ रही। और फौरी तौर पर अपने डॉक्टर को बताएं कि भाई मेरे पैर में मैंने ऐसा निशान देखा, आप देखें कि खतरे की वजह तो नहीं है, ठंडे तो नहीं है पैर आपके, ठीक है ना। तो ठंडे पैर हैं, उनकी रंगत में तब्दीली तो नहीं है, ठीक है। ये सारी बातें देखें, सख्त जिल्द तो नहीं आ रही है। और एक और चीज बताना चाहूंगी, फुटवेयर जो है वेरी इंपॉर्टेंट होता है। डायबिटिक पेशेंट को अपना जूता जो है, बल्कि तमाम लोगों को शाम के टाइम खरीदना चाहिए। बिल्कुल। आमतौर पर लोग दिन में जाते हैं, रात में हमारा पैर फैल जाता है। जब भी नया जूता लें, उसमें टॉप बॉक्स जो है यानी अगले पंजे वाला हिस्सा जो है वो ब्रॉड होना चाहिए, तंग ना हो। हाँ, बूट शेप जो है, बोट शेप जो है शूज, हाँ इस तरह के, और ये मतलब है कि इस तरह के जो आगे से दबाएं पैर को, वो ना खरीदें। नया जूता हमेशा थोड़ी देर के लिए पहले घर में पहन कर रवा करें। कभी भी नए जूते को, चाहे आपको डायबिटीज है या नहीं, नए जूते को सफर के लिए मत लेकर जाएं। आपने भी पहना ही नहीं है और उसे सफर के लिए ले गए तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। और 2 घंटे पहनने के बाद देखें वो जूता आपके पैर पर किसी किस्म का प्रेशर तो नहीं डाल रहा है, छोटी उंगली में दर्द तो नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट में जो अल्सर होते हैं, पैरों के जख्म होते हैं, उनकी बहुत बड़ी वजह उनके पैरों के जो फुटवेयर होते हैं वो होते हैं। फुटवेयर को तब्दील करते रहें। आमतौर पर गुर्बत की वजह से बाज़ औक़ात पेशेंट कटे फटे जूते पहनते रहते हैं, ऐसा ना करें, इससे आपके पैरों में जख्म हो सकते हैं। सही, बहुत अच्छी बात कही आपने। एक तो जूता खरीदने का आपने टाइमिंग भी हमें बता दिया और साथ साथ ये भी बता दिया कि किस वक्त और किस तरह यूज करना चाहिए जूते का, क्योंकि जूते का जो कट होता है और स्पेशली वो डायबिटिक लोगों के लिए वही डेंजरस। और हील वाला ना लें, अच्छा, ज्यादा हील ना पहने, क्योंकि हील के पहनने की वजह से फिर प्रेशर डिसबैलेंस हो जाता है। पंजे के नीचे जो है मेटाटार्सल हेड पर प्रेशर बढ़ जाता है, हील पर प्रेशर बढ़ जाता है। छोटी हील इस्तेमाल करें। अगर फ्लैट शूज हो तो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है ना। और बहुत टाइट नहीं होना चाहिए, बहुत लूज भी नहीं होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल लोग बताते हैं, जैसे हम डॉक्टर्स की अगर बात करेंगे, वो हम इस तरह बताते हैं कि आपका फुट जो है वो फ्लैट होता जा रहा है, जो आर्च होती है हमारी नेचुरल आर्च जो होती है वो कम हो जाती है वक्त के साथ साथ, तो उसके लिए आर्च वाले जूते कहे जाते हैं। जी देखिए, मैं आपको बताता चलूं, थोड़ा सा शायद इसमें मिसकंसेप्शन है। डायबिटिक पेशेंट में उल्टा मामला होता है। अच्छा। उनमें आर्च हाई होती जाती है, बिल्कुल लो नहीं होती। बिल्कुल। आर्च हाई होने के जैसे जब पैर बीच में से उठ जाएगा तो पंजे पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा और हील पर पड़ेगा। कुछ अरसे के बाद जब असाबी कमजोरी होती है तो उंगलियों में, क्लॉ में, क्लॉइंग ऑफ टॉ, यानी पंजों की तरह वो आगे टिप जो है वो नीचे टिकना शुरू हो जाते हैं। सही। तो ये खतरे की घंटी होती है। ऐसे मरीजों को पैदल नहीं चलना चाहिए, स्पेशलाइज्ड शूज इस्तेमाल करने चाहिए। और अगर किसी का फ्लैट शूज है तो फ्लैट शूज के लिए जो है मीडियल आर्च वाले शूज आते हैं, बाकायदा मतलब मिलते हैं, वो आर्च मिल जाती हैं उनको, वो आर्च एडिशनल भी शायद सिलिकॉन की जी सिलिकॉन की मिलती है। मैं वही बता रहा हूँ कि बनी बनाई मिलती है, उनको वो इस्तेमाल करनी चाहिए। तो उससे उनका प्रेशर बैलेंस हो जाता है। साल में एक दफा जब पीडोमीटर पर अपना एक टेस्ट करा लें, वो टेस्ट क्या होता है, उस पर आप वॉक करते हैं, आपका गिराफ आ जाता है पैर के नीचे के प्रेशर का। अच्छा। क्योंकि प्रेशर एरिया तो डेवलप नहीं हो रही,
ठीक है ना, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला कहते हैं हमने समझदारों के लिए निशानियां पैदा की हैं, बिल्कुल। वो निशानियां जाहिर हो रही होती हैं, हम उन्हें देखते ही नहीं है, ठीक है, टाइम नहीं है ना हमारे पास टाइम नहीं है अपने आप को देने के लिए। तो इन चीजों को गौर करेंगे, कहीं प्रेशर डिसबैलेंस तो नहीं रहा है, आर्च तो हाई नहीं हो रही है, फ्लैट तो नहीं है, पैरों की हिफाजत करना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि डायबिटिक पेशेंट को अपने चेहरे से ज्यादा अपने पैरों की हिफाजत करनी चाहिए। रोजाना चेक करें और कोई प्रॉब्लम हो तो उसे मतलब अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, और जब डॉक्टर के पास जाएं तो अपना पैर जरूर चेक करें। अगर डॉक्टर साहब भूल जाते हैं तो इसमें कोई उसकी बात नहीं है, आप शूज उतार कर आप डॉक्टर साहब से कहें डॉक्टर साहब मेरा पैर की कंडीशन तो देख लें। मेरे पास एक पेशेंट आती है, अक्सर मैं भूल जाता हूँ तो बेचारी दोनों पैर दिखाती हैं, ज्यादातर तो नहीं बोलता लेकिन सम टाइम में भूल जाता हूँ तो अपने दोनों पैर दिखाती हैं। पैरों का मुआयना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना कि पैर है तो खैर है। वाह, हर चीज से कनेक्टेड रखा हुआ है आपने। डॉक्टर अगर पैर की बात करें तो फिर हमें नाखून तराशने का भी स्टाइल बताएंगे, उसके लिए भी डायबिटिक के लिए किस खास तरीके से नाखून हमारे यहाँ जो नाखून काटने का तरीका होता है ना, हम गोलाई में काटते हैं। जी बिल्कुल, स्ट्रेट काटना चाहिए। अच्छा, ठीक है। और डायबिटिक पेशेंट को मैं ये कहूंगा कि वो नाखून काटने के बजाय जब वो नहा कर निकलते हैं तो नहाने के बाद अगर फाइल कर लेना, तो उन्हें मतलब ये कि जो है फाइल कर लें, ज्यादा बेहतर है। अच्छा। नाखून स्ट्रेट काटने, बिल्कुल सीधे में काटने, उनके किनारे जो साइड वाले हैं, हाँ जी, वो जो है ना काटेंगे। अगर वो किनारे काटेंगे जब वो आएंगे तो नाखून के वो अंगूठे के अंदर धस जाते हैं। हाँ, और इसे इनग्रोइंग टॉ नेल कहते हैं। फिर इसको नाखून को निकालना पड़ता है, या ज्यादा टाइट पंजे वाली जूतियां जैसे पंपियां हो गई या खुस्से टाइप के हो गए तो ऐसे ना पहने कि जिनसे आपका नाखून दबे। तो नाखून अगर आप काट सकते हैं तो काटे। अगर आपकी निगाह कमजोर है और आपको नजर वाजे नहीं आता तो बेहतर है किसी से हेल्प ले लें। जैसे हम अपने क्लिनिक में बाकायदा पोडेट्रिस्ट रखते हैं, हाँ और पोडेट्रिस्ट से उनके नाखून जो है वो तरशवा देते हैं। तो वो पोडेट्रिस्ट को मतलब आजकल तो ये सर्विसेज आपको पता है कि हम जी बिल्कुल अवेलेबल है। लेकिन एक चीज बताता चलूं कि डायबिटिक पेशेंट कभी भी ब्यूटी पार्लर पे और इधर जो है वो क्या कहलाता है, हाँ, उनसे मतलब ना करवाएं, क्योंकि फुट की जो मतलब होती है ना, मतलब एक जो हिसाब किताब होता है बहुत नाजुक होता है। नेवर एवर डू द होम सर्जरी। अब ये होम सर्जरी क्या होती है कि कोई चिट निकल ली है, आपने उसे काट दी। भाई उसे ना करें, उसे ना काटें। जरा सी मामूली सी चिट नोचने से आपको इतना बड़ा जख्म हो सकता है जो कि आपकी जिंदगी के लिए खतरा हो सकता है। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आप अपने पोडेट्रिस्ट से, पैरों के माहिर से या डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं। वो आपकी बेहतर समत में रहनुमाई कर सकता है और आपकी हेल्प कर सकता है। सही, बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बताया है। और बिल्कुल आप जो हैं अपने नाखून जो है तरशवाने के टाइम या खुद, अच्छा अक्सर ऐसा होता है पेट थोड़ा बड़ा होता है तो भी बंदा अपना नाखून नहीं काट सकते। हाँ, ये भी होता है, मतलब ये भी एक वजह होती है। तो फिर उसमें ये होता है कि हम किसी की हेल्प ले लें, किसी के थ्रू कटवाएं तो वो ज्यादा मुनासिब। और एक बात बताता चलूं, अगर किसी को डायबिटीज नहीं है और उसका पेट बढ़ रहा है तो उसको डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। अच्छा, अगर पेट बढ़ रहा है तो बढ़ा हुआ पेट जो है वो आपको बीमारियों के लिए मतलब एक की तरफ ले जाता है। वो पहले जमाने में लोग कहते हैं ना कि पेट बड़ा बीमार का, तो मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया इसको तो पेट बड़ा बीमार का, यानी जिसका पेट बड़ा है वो बीमार है। देखिए आप इतने स्मार्ट रहे कि कमरे में दाखिल हो तो आप दाखिल हो, पहले आपका पेट दाखिल ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और खवातीन को जो मेजरमेंट डॉक्टर साहब ने बताई है अपनी कमर की, वो जरूर मेजर करें और ये देखें कि वो किस हद तक जो है किस तरफ खुदा न खासा डायबिटिक की तरफ जा रही हैं। स्वीट होम शो, मैं हूँ डॉक्टर सायरा, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शकील अहमद और हम बात करते हैं डायबिटीज़ पे, शुगर पे, ज़ियाबतीज़ पे और इसकी पेचीदगियों पे। डॉक्टर साहब ने हमें 3 तरह की डायबिटीज़ का बताया। इसके अलावा हमें और भी बहुत सारी बातें बताई कि हमें किस तरह बता जा सकता है डायबिटीज से। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ आपसे बात हो रही थी हमारी खाने पीने पे और हमने आम से भी आपके बात की कि मतलब फ्रूट्स पे हम क्या खाएं। आइसक्रीम भी बड़ी कमजोरी है डॉक्टर साहब, क्या करें? देखिए आइसक्रीम तो क्रीम और आइसक्रीम मना तो करते हैं, लेकिन अगर कभी दिल चाहता है तो ठीक है थोड़ी सी चख लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मिकदार में ना लें। अच्छा। उस वक्त फिर अपनी रोटी को कम करना है, क्योंकि डोज को थोड़ा सा रेस कर ले, लेकिन इसको आदत नहीं बनानी है। ठीक है ना। देखिए IDF की साइट पे भी चले जाए, उनसे पूछे कि क्या डायबिटिक पेशेंट चीनी ले सकता है, तो वहाँ जवाब आएगा हाँ। लेकिन उसका तरीका ये है कि फिर आप खाना खाने से पहले वॉक करें, थोड़ा खाना कम लें, फिर हल्की फुल्की मीठी चीज़ जो है फिर आप उसको ले लें, लेकिन रोज़ाना रूटीन ना बनाए। चखने में कोई हर्ज नहीं है। सही, क्योंकि क्रीम से बहुत ज़्यादा क्रीम हो गई या फिर मतलब कि बेक हुई चीज़ें हो गई, ठीक है ना, इनमें मक्खन इस्तेमाल होता है, इनमें मतलब बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ऐसा होता है कि जो आपकी शुगर को बढ़ा देता है। हमें पेचीदा निशास्तों पे कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करना चाहिए, ये फलों सब्जियों में और जो है बग़ैर छने हुए आटे में
पाए जाते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए, सब्जियां इस्तेमाल करनी चाहिए, सैलड का इस्तेमाल करना चाहिए। हम हेल्दी तरीके से अपने खाने को बना सकते हैं, उसमें कम तेल इस्तेमाल करना चाहिए, मसालों का इस्तेमाल मुनासिब तरीके से करें, तो आप बड़ी आसानी के साथ अपने मतलब ये खाने को जायकेदार बना सकते हैं। अब हमारे यहाँ तो जो सबसे बड़ा मसला होता है ना, वो ये होता है, जैसे किसी को शुगर हो जाती है, उसके घर वाले ये कहते हैं कि बस इसको तो करेले का जूस पिलाना है। उसकी ज़िंदगी में जितनी कड़वाहट खोल सकते हैं खोलें, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि पेशेंट आकर बेचारी रोती है, ठीक है ना, तो बराए मेहरबानी आप पेशेंट के लिए ऐसा ना करें कि वो करेले की बिरयानी बनाने पे तैयार हो जाए। करेलों से शुगर कंट्रोल नहीं होती। वॉक कीजिए, उसे हेल्दी खाना दीजिए और उसमें ऐसी अमेंडमेंट करेंगे जो उसकी शुगर को ना बढ़ाए। अच्छा डॉक्टर साहब, फी सबिलिल्लाह इलाज हो रहे होते हैं, शुगर का खात्मा मुकम्मल यकीनी, फेसबुक भरा पड़ा होता है और चीजें लोग टोटके बता रहे होते हैं, मुमकिन है क्या? डायबिटीज टोटकों से या जो फेसबुक पे अनऑथेंटिक चीज़ें पड़ी होती हैं या इंटरनेट पर बहुत सी मतलब है कि छोटी मोटी रिसर्च पड़ी होती है कि डायबिटीज़ ख़त्म होगी, अभी तक रिवर्सल डायबिटीज़ मुमकिन नहीं है। हाँ, अलबत्ता कोविड आने से पहले इस पर काफ़ी काम चल रहा था और चल रहा है कि इसको रिवर्स किया जाए। एक अभी मेरा जर्मनी जाना हुआ था और वहाँ पर मतलब है कि जर्मनी में एक रिसर्च हुई है, उसमें वो ये बताते हैं कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट 10,000 स्टेप डेली चलता है तो उसकी डायबिटीज खत्म हो सकती है। और अगर वो चलता ही रहे क्या? जी नहीं चलता नहीं। देखिए 10,000 जो स्टेप्स हैं 40 मिनट में, ब्रिस्क वॉक में सिर्फ 5,000 स्टेप होते हैं। मैंने अपने स्टेप देखे थे, मेरे 4,200 थे। 5,000 तक स्टेप होते हैं अगर आप 40 मिनट चलते हैं, तो 40 मिनट सुबह, 40 मिनट शाम। फिर आप बहुत कम कैलोरीज लें, 600 कैलोरी उन्होंने कहा कि जी लिक्विड डाइट में। अब हमारा तो रोटी खाए बगैर गुजारा होगा ही नहीं, और ये हकीकत पसंदाना मशवरा हो ही नहीं सकता कि आप रोटी बंद कर दें। पेशेंट रोटी कैसे बंद करेगा? ये हो सकता है कि आप लाल आटे की, चक्की के आटे की रोटी लें, रोटी की मिकदार कम रखें, अपने पेट को फलों और सब्जियों से ज्यादा भरें, ठीक है ना। तो आप मतलब ये हो सकता है आगे जाकर इंशाअल्लाह ताला वक्त ऐसा जरूर आएगा। देखिए मैंने एक हदीस पढ़ी थी कि हमने हर हदीस से मुझे ये नहीं पता चला कि हदीस से ये आयत है कि हमने हर बीमारी की दवा पैदा की, तो यकीनन डायबिटीज की दवा होगी। अभी तक साइंस की उस तक पहुंच नहीं है। एक वक्त आएगा कि इंशाअल्लाह ताला जो रिवर्सल डायबिटीज का है वो काम हो जाएगा। लेकिन बराए मेहरबानी टोटकों पर या फेसबुक के इलाजों पर हरगिज अमल ना कीजिए, या किसी की मतलब है कि जो है बताए हुए नुस्खे पर अमल ना कर लीजिए। बीच में वो चीनी का शुरू हुआ था मतलब है कि, और उससे कितने लोगों ने मतलब हैदराबाद में कि भाई वो चीनी पढ़ कर दे रहे थे, उससे शुगर खत्म हो रही थी, उससे बेशुमार पेशेंट हमारे डायलिसिस पर चले गए। तो लिहाजा कोई भी बात सुने पहले उसकी तस्दीक अपने डॉक्टर से कीजिए, ठीक है ना। किसी भी सुनी सुनाई बात पर अमल ना करें। डायबिटीज डायबिटीज एक एरर, जी बिल्कुल, डायबिटीज एक एरर है, एक नुक्स आ गया। सेहतमंद अफराद की एक लेवल में आपके लेवल से ऊपर चले गई है। अगर आपने डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन पर उसे लेवल में ले आए या लेवल से थोड़ा सा नीचे ले आए तो आप भी मतलब नॉर्मल है। खात्मा ही समझे उसका खात्मा ये है कि आप उसे लेवल में रखें। बहुत से पेशेंट ऐसे भी मॉनिटर करते रहे अपनी चीजों को। मेरे बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं, मैं कल भी मतलब अपने लेक्चर में बता रहा था कि 8 पेशेंट मेरे ऐसे थे कि जब हमने उन्हें मतलब एक मेडिसिन शुरू की तो उन्होंने डाइट और एक्सरसाइज को इतना कंट्रोल में रखा कि अब उनकी जो है मेडिसिन बंद हो चुकी है, वो अपनी डाइट और एक्सरसाइज पर ही अपनी शुगर को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है ना, ये बड़ा मुश्किल काम है। इतनी आसानी से आप अपने लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन इंसान के लिए एक चीज ये है कि इंसान कुछ भी चाहे वो कर सकता है। वो जाहिर है जब अपनी जिंदगी में अचीवमेंट्स के लिए सब कुछ कर जाते हैं, इंटेंशन होनी चाहिए आपकी, तो आप मतलब ये जब सोच लेंगे तो कर लेंगे। लिहाजा फिलहाल दुनिया में कोई ऐसा ऑथेंटिक इलाज नहीं है कि जिससे शुगर खत्म हो जाए। जाहिर है अगर हम इसको अपनी समझ से भी सोचें कि आपका लबलबा जब काम ही नहीं कर रहा तो जब कोई इंसुलिन इसको नहीं सपोर्ट कर पा रही, सिर्फ वक्त ही जो है एडजस्टमेंट हो रही है, तो कैसे मुमकिन है कि कोई इलाज, मतलब ये सोचने वाली बात है आपके। हाँ, सपोर्टिव जरूर होंगे, सपोर्टिव मैं कहती हूँ जरूर हैं, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में सपोर्टिव चीजें जरूर हैं जो आपके लेवल को मेंटेन रखती हैं। अगर आपको सूट करती हैं आप जरूर ट्राई करें, लेकिन वो उसमें ये चीज को आप भूल जाएं कि खात्मा होगा। जी डॉक्टर साहब आप कुछ कह रहे थे। जी मैं यही कह रहा था कि देखिए बात ये होती कि टाइप 1 डायबिटीज़ की जैसे हम बात कर लें तो टाइप 1 डायबिटीज़ में ऑटो इम्यून होती है, यानी हमारा मुदाफ़ियती निज़ाम ही लबलबे को तबाह करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इसकी ऑनसेट जो है बड़ी सडन होती है। मेरा एक पेशेंट था, मैं नाम यहाँ नहीं ले सकता उस बच्चे का, इंटर में वो पढ़ता था। इसमें क्या होता है, पेशाब बहुत तेजी से आता है टाइप 1 में, शुरू से ही प्यास बहुत ज्यादा लगती है, वेट जो है बड़ी तेजी से गिरता है। 1 महीने में उसका वेट बच्चे का इतना गिर गया था कि उसके पेट की खाल इस तरह लटक गई थी जिस तरह चादर होती है, ठीक है। अब जब मतलब कि उसके टेस्ट कराए गए, बहुत सारे पेशेंट में ऐसा नहीं होता,
उस बच्चे की बदकिस्मती ये थी कि उस बच्चे का जो लबलबा था कैल्सीफाइड हो गया था, यानी चूना बन गया था। ओहो। सब में नहीं होता टाइप 1 में। तो फिर उसको मतलब है कि जो है बड़ी काउंसलिंग करना पड़ी, क्योंकि ना साइकोलॉजिकली वो बहुत डिस्टर्ब हो गया था, बात बात पर वो रोता था। आप यकीन करें मैं घंटा घंटा पेशेंट को सोचकर उसको छोड़कर उसको समझाता था। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसकी शुगर बड़ी कंट्रोल में है। फिर उसके अलावा जो हमारा दूध होता है जो दूर दराज इलाकों से आता है, उसमें ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जिनमें फ्री रेडिकल होते हैं, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड का इस्तेमाल, केमिकल्स का इस्तेमाल, वो इस्तेमाल हो रहा है। ये फ्री रेडिकल जो है हमारे पेंक्रियास को नुकसान दे रहे होते हैं। तो बेहतर ये कि ताज़ा दूध इस्तेमाल किया जाए अगर मुयस्सर हो, ठीक है ना। ताज़ा दूध का इस्तेमाल किया जाए, ताज़ा फलों का इस्तेमाल किया जाए, सब्जियों का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है ना। अब जैसे फ्रूट आ रहे होते हैं ज़बरदस्ती उन्हें कार्बेट से पकाया जाता है, कार्बेट भी केमिकल है, ये भी नुकसान देता है। मतलब ये कि बाज़ लोगों में दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, बहुत से मुंह में छाले हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, मतलब हमें सामने रखनी होगी कि इन चीज़ों का ख्याल करें। जबकि टाइप 2 डायबिटीज जो ना उसमें अलामतें जाहिर नहीं होती, 5 साल तक तो उनको पता ही नहीं चलता कि क्या है। अचानक वो जाते हैं आंख बनवाने के लिए, डॉक्टर ने आप चेक करा लें, पता चला 500 शुगर जा रही है, उन्हें कोई अलामत ही नहीं है। तो शुरू में उसकी अलामतें नहीं होती, बहुत देर से जाकर आमतौर पर टाइप 2 डायबिटीज 5 से 10 साल बाद जाकर डायग्नोस होती है। अगर किसी को आज डायग्नोस हुई है तो आप मतलब ये अंदाजा कर लेंगे 5 साल तो इसके ये मसला चल रहा होगा, या तो ये प्री डायबिटिक था, ठीक है। प्री डायबिटिक 5 से 10 साल में डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो प्री डायबिटिक लेवल को मैं एक दफा फिर बताता चलूं कि अगर आपके नाश्ते से पहले की शुगर 100 से 126 के दरमियान है, सही 125 तक है, और नाश्ते के 2 घंटे बाद की शुगर जो है वो 140 से 199 है, और आपका हीमोग्लोबिन A1C 5.7 से 6.5 के दरमियान है, तो आप प्री डायबिटिक हैं, आप डायबिटीज से बच सकते हैं। जहां हमने कहा था ना कि दूसरी बीमारियों से मुख्तलिफ है, तो इसमें ब्यूटी भी ये है कि इसके होने को बचाया जा सकता है, और होने के बाद फिर कॉम्प्लिकेशन का खतरा वो आपके सर पे हमेशा मंडलाता रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ काफ़ी सारे सवाल जमा हो गए मेरे पास। ये अशरफ अली साहब कराची से पूछ रहे हैं, डियर डॉक्टर शकील, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। There are many products, lot of products of sugar-free products and beverages are available in the market. Is it harmful for the diabetic patient? ये sugar-free drinks, sugar-free cola। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे यहाँ जो है ना आमतौर पे इन चीज़ों पे लिखा था डाइट। तो डाइट चीज़ें जो होती हैं, खाने जो होते हैं, या सॉफ्ट ड्रिंक जो होते हैं, या मुख्तलिफ चीज़ें जो होती हैं, वो शुगर फ्री नहीं होते, उन पे कहीं शुगर फ्री नहीं लिखा होता। एक बात ये तो हो गई इस चीज़ की। तो डाइट चीज़ों में आमतौर पे शुगर होती है, बिल्कुल। और हमारी बॉडी में ये है कि चाहे हम शुगर फ्री लें, आर्टिफिशियल स्वीटनर के साथ लें, या चीनी के साथ लें, वो केमिकल प्रोसेस वही चलना शुरू हो जाता है हमारी बॉडी में। ठीक है, जरूरत के मुताबिक स्वीटनर लिए जा सकते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है। चाय में आपने डाली है, या अब आप प्लांट स्वीटनर भी आ रहे हैं, एक प्लांट स्वीटनर भी है जिसके जो इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ एक मिथ ही होती है कि स्वीटनर इस्तेमाल करने से कैंसर हो जाएगा। मैंने FDA की रिपोर्ट पूरी पढ़ी, और एक किताब पढ़ी थी जिसका नाम है, लोग भी पढ़ सकते हैं, लर्निंग टू लाइफ वेल विद डायबिटीज। देखिए हमें तो मतलब है कि इंटरनेट और गैजेट्स पर लगा दिया गया, और बाहर क्या है वो किताबें छप रही हैं, हम किताब से दूर हो गए। तो ये किताब आप जरूर पढ़ें, नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, लर्निंग टू लाइफ वेल विद डायबिटीज। बहुत बड़ी किताब है। इसमें इसमें जो है FDA की एक रिपोर्ट थी कि स्वीटनर से किसी किस्म का कैंसर नहीं होता, यादाश्त में कमी नहीं होती, डायबिटीज बाय सेल्फ जो है मेमोरी को डिस्टर्ब कर रही होती है। लेकिन हम सब चीज़ें जो है वो स्वीटनर पर डाल देते हैं। तो स्वीटनर का इस्तेमाल जरूरत के मुताबिक किया जा सकता है। और अगर आप कभी दिल चाहता है कि भाई आपका मतलब है कि कोल्ड ड्रिंक लेने का, तो भाई ठीक है आप थोड़ी सी ले लें, क्वार्टर मतलब एक कप ले लें, या क्वार्टर गिलास ले लें, नॉर्मल भी ले सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन रूटीन उसे ना बनाएं। इसी तरीके से आपका दिल चाहता है कि भाई मैं कभी बर्गर खा लूँ, जाहिर सी बात है कि पूरी फैमिली जा रही है और डायबिटिक पेशेंट जो है वो नदीदों की तरह बेचारा बैठा हुआ देख रहा है, उसके दिल में हसरत होती है कि यार वो भी खा लेता। तो ठीक है आप क्वार्टर आप मंगा लें, उसमें से क्वार्टर खा लें, जो बाकी बचे वो किसी गरीब को दे दें, उसका भी भला हो जाएगा, और आप भी मतलब है कि टेस्ट ले सकते हैं, और घर में आप मतलब है कि हेल्दी तरीके से ये सारी चीजें बना सकते हैं। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन डाइट के बारे में फिर कहूंगा कि उनमें चीनी होती है, चीनी कम होती है, डाइट में ये नहीं लिखा होता। शुगर फ्री लिखते हैं उसमें क्या होता है? शुगर फ्री में स्वीटनर होते हैं, स्वीटनर। हाँ, अगर शुगर फ्री लिखा तो वो स्वीटनर के साथ है, तो आप उसको मतलब देखिए उनको भी क्वांटिटी में, मुनासिब क्वांटिटी में इस्तेमाल करना चाहिए, उनका इस्तेमाल भी ज्यादा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, डू पीपल विद डायबिटिक हैव अ हायर चांस ऑफ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम कोविड-19?
देखें, ये बहुत एक अच्छा सवाल है जिन्होंने भी पूछा है, अलीशा ने। ये बहुत अच्छा सवाल है, मैं चाह रहा था कि कोई पूछता, लेकिन मैं इसका जवाब आपको देता हूँ। देखें, डायबिटिक पेशेंट अगर उसका कंट्रोल अच्छा है तो सेहतमंद की तरह उसको भी उतना ही खतरा है जितना एक सेहतमंद फर्द को, उसको भी वही SOPs फॉलो करनी है। लेकिन अगर डायबिटीज कंट्रोल सही नहीं है तो यकीनन आपका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज होगा, आपको खतरा फिर डबल हो जाएगा, फिर खतरा बढ़ सकता है। सही, ठीक है ना। इसमें कोई रिसर्च मेरे सामने नहीं है, लेकिन बहरहाल इसमें खतरा लॉजिकली जो नजर आ रहा है वो बिल्कुल बढ़ जाएगा। लिहाजा डायबिटिक पेशेंट को एहतियात रखनी है। देखिए, मास्क का इस्तेमाल करें, डिस्टेंसिंग रखें, और अपने साथ बच्चों को ना लेकर जाएं। हॉस्पिटल लोग जाते हैं, बच्चों को साथ ना लेकर जाएं। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। हाथों को साफ रखें, घर आने के बाद हाथ धो लें, और बाहर कभी भी हाथ अपने मुंह और चेहरे पर ना लगाएं। देखिए, कोविड जो है वो एक नमूनिया जैसे ही इन्फेक्शन है। अगर ये इन्फेक्शन हो भी गया और नमूनिया नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं होगा। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है, कोई सिम्टम नहीं, आप क्वारंटाइन हो जाए, बजाय ये कि आप दूसरे लोगों को मतलब इन्फेक्टेड करें। आपका अगर मुदाफियती निज़ाम मुकम्मल ठीक है तो आपको कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल सही है। आप मतलब घर में रहे, दूसरों को बचाएं। लेकिन मैं ये देख रहा होता हूँ कि मरीज जो है जिनको हो जाता है वो बगैर मास्क लगाए पूरे मोहल्ले में फिर रहे होते हैं। उनको इस चीज़ का एहतियात करना चाहिए। देखिए, अपना ख्याल तो सभी करते हैं। अच्छी जिंदगी वो जिसमें दूसरों का भी ख्याल किया। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ना हो कि आपकी वजह से दूसरे सफर कर जाएं। अच्छा, यहाँ अदनान याकूब साहब पूछते हैं, माय मदर इज टेकिंग इंसुलिन सो लॉन्ग, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी टू गेट ऑफ? देखिए, बात ये है, मैं एक और ऐड कर देती हूँ सवाल। डॉक्टर साहब, एक 3 टाइम वाली इंसुलिन है, मेरा ख्याल है बाहर कहीं ऐसा भी हुआ है ना कि बाहर के ममालिक में कोई ऐसी इंसुलिन भी है जो रिप्लेसमेंट है, जो ओनली 1 टाइम इंसुलिन हो जाती है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या पाकिस्तान में अवेलेबल है? पाकिस्तान में तो ऐसी भी अवेलेबल है जो हफ्ते में एक बार लगाएं। अच्छा। लेकिन उसका एक इंजेक्शन तकरीबन 4,500 के करीब पड़ता है, वीकली लगती है। ठीक है ना? वो ऑलमोस्ट इतना ही हो जाता है। नहीं, इतना नहीं होता। अगर आप इसे साल में लगाएं तो 1.5 लाख रुपए सिर्फ इंसुलिन का खर्चा हो जाता है। देखिए, एक डायबिटिक पेशेंट अगर एक गोली इस्तेमाल करता है ना तो उसका सालाना खर्चा जो है ना 50,000 रुपए है, टेस्ट वेस्ट ये लगाकर। अगर वो 1,44,000 निकालेगा, हाँ, जो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कोविड नहीं आता, फौरी तौर पे मैं सिफारिश करूंगी हेल्थ मिनिस्ट्री में लेके आए, बड़ी कैलकुलेशन से बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे हमारी हुकूमत को तवज्जो देना होगा, दे भी रही है। देखिए, हमारे मुल्क के वसाइल जो है ना वो बहुत कम है। हम इतना ज्यादा मतलब हमें कर्ज उतारने, तो उसकी वजह से पहले वो तरजीह, तो इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा जब हमारे वतन अजीज में भी मतलब ये काम होगा। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बासित मिनिस्ट्री से मिलते रहते हैं, अभी भी एक MO साइन हुआ है ताकि तमाम मुल्क में स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट आ जाए और मतलब एक गवर्नमेंट जो है उसे सपोर्ट करे, और इंशाल्लाह ताला ऐसा जल्द होगा कि गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। अच्छा, ये सुफियान अयाज साहब पूछते हैं कि हम डायबिटिक के साथ बगैर ट्रीटमेंट के कितना लंबा अरसा रह सकते हैं? देखिए, इट डिपेंड अपॉन यू। ठीक है, मेरी नानी ने 20 साल जो है मतलब बगैर मेडिसिन के गुजारा। ठीक है, 20 साल। तो अगर अपनी डाइट एक्सरसाइज को रखते हैं तो उसमें कोई ऐसा वो नहीं है। सही, मॉनिटर करते रहे। स्ट्रिक्ट आपको परहेज रखना होगा, आप सारी जिंदगी गुजार सकते हैं उसमें। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। जितना ज्यादा रन करेंगे, देखिए, कम खाएं ज्यादा चलें तो आपको शुगर नहीं होगी, कम खाएं ज्यादा चलें शुगर कंट्रोल में रहेगी। सही, सिंपल फार्मूला है। ठीक है ना? खाने के ऊपर मतलब कि ना गिने, थोड़ा खाएं। खाने को जिंदगी के लिए खाएं और खाने के लिए जिंदा ना रहे। बिल्कुल, ठीक है ना? जिंदा रहने के लिए खाएं, जिंदा रहने के लिए खाएं तो आप अपनी सारी जिंदगी वो कर सकते हैं। अच्छा, बीच में एक बात हो रही थी जो अधूरी रह गई। एक सवाल ये था कि एक साहब की मोहतरम अम्मी जो है इंसुलिन लगा रही हैं। हाँ जी। और इंसुलिन मतलब वो चाहती हैं कि ओरल पर मतलब कि आ जाए। तो देखिए, इसके लिए उन्हें सबसे पहले ये देखना होगा कि उनके किडनी फंक्शन कैसा है, सही, ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज क्या है, कॉम्प्लिकेशन उन्हें क्या है। ठीक है ना? इन तमाम के साथ ये कहना कि भाई इंसुलिन आखिरी इलाज है, हरगिज ऐसा नहीं है। बहुत सारे टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट इंसुलिन छोड़कर जो है वो उस पर मेडिसिन पर आ जाते हैं। इसकी मैं मिसाल आपको बताता हूँ कि देखिए, एक डायबिटिक पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाती है। सही। तो हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी होते ही आप इंसुलिन पर आ जाइए। प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद वो दोबारा इंसुलिन शुरू कर देती है। एक पेशेंट है, उसका एक्सीडेंट हो गया या उसको अटैक हो गया, तो ड्यूरिंग उसके ट्रीटमेंट उसको इंसुलिन लगती है और आखिर में जाकर जब वो डिस्चार्ज होता है वो अपनी गोलियों पर आ जाता है। तो उनके लिए वो सीरम क्रिएटिनिन और यूरिया चेक कराएं, और अगर वो आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन रिसर्च ये बताती है कि इंसुलिन से डायबिटिक पेशेंट का कंट्रोल बहुत अच्छा रहता है। और अब चूंकि हफ्ते वाली इंसुलिन भी अवेलेबल है तो बेहतर है कि हफ्ते वाली इंसुलिन अफोर्ड कर सकते हैं तो उसमें आप चले जाएं। अगर मैं ये बता रहा था
कोविड ना आता तो शायद हमारा दोस्त मुल्क चाइना वो इंसुलिन भी बना चुका होता और वो सस्ते दामों में बिक रही होती। इंशाल्लाह ज़रूर बन जाएगी। और अल्लाह ताला हमारे लोगों को इतनी सलाहियत कर दे कि वो ही बना लें अपने मुल्क की चीज़, तो फिर भी अपनी ही होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात भी पूछनी थी आपसे जो कि बहुत ज़रूरी है कि और तो ऑर्गन सारे डैमेज होते हैं और अपनी अपनी तरह से शुगर से मुतासर हो रहे होते हैं जी, लेकिन आई के मामले में जो है वो बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े हो जाते हैं। शुगर पेशेंट को कितनी दफ़ा अपना आई चेकअप कराना चाहिए? देखिए, हम ये कहते हैं कि टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट को डायग्नोस होते ही आंख के पर्दे का चेकअप करा लेना चाहिए। ठीक है। और टाइप 2 पेशेंट को 5 साल के बाद अपनी आंखों का चेकअप कराना चाहिए। और फिर जब एनुअल चेकअप होता है, एनुअल चेकअप में उसे अपनी आंखों का चेकअप कराना चाहिए, उसे अपने गुर्दों का चेकअप कराना चाहिए, आसाबी कमजोरी का टेस्ट कराना चाहिए, ठीक है ना। और मतलब ये कि जो है दीगर टेस्ट जिसमें 3 महीने का टेस्ट है वो भी कराना चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो है वो असिस्ट की जाए, उसके एनुअल चेकअप में पैरों का चेकअप कराया जाए। तो सालाना तौर पे जिन लोगों का कंट्रोल अच्छा है वो साल में 1 मरतबा करा लें HbA1c। जिनका कंट्रोल ख़राब है वो मतलब हर तीसरे महीने, अगर सहूलत नहीं है तो 6 महीने में तो ज़रूर करा लें। और अक्सर जगहों पर ये कैंप में भी हो रहे होते हैं तो उससे फ़ायदा उठाएं और वो जो है मतलब कि ये चेकअप कराएं। तो आंखों को तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि आंखों में जो बीमारी होती है वो रेटाइनोपैथी कहलाती है और ब्लाइंडनेस का बहुत बड़ा सबब होती है। बिल्कुल ठीक है ना। अगर वक्त पर देख लिया जाए तो आंखों में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसे फोटोकोगुलेशन के थ्रू वहीं पर उस ब्लीडिंग को रोका जा सकता है और आंखों को मजीद खराब होने से बचाया जा सकता है। आमतौर पर ये तस्वुर होता है कि जब डायबिटिक पेशेंट फोटोकोगुलेशन के कराने जाते हैं तो ये सोचते हैं कि हमारी बिनाई तेज हो जाएगी। ऐसा हरगिज नहीं, बिनाई तेज नहीं होगी, जितनी है वहीं पर रुक जाएगी। तो आंखों का चेकअप बहुत ज़रूरी है। आंखों का चेकअप तमाम डायबिटिक पेशेंट को कराना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। जिस तरह और ऑर्गन्स के लिए आप फिक्रमंद होते हैं और स्पेशली पैरों के लिए होते हैं, उसी तरह आंखों बहुत बड़ी नेमत है। ये तमाम स्क्रीनिंग जो है टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन कहना शुगर होते ही करवा लेनी चाहिए और अपने डॉक्टर की हिदायत पर सख्ती से अमल करना चाहिए। इसमें थोड़ा रोल हमारे जनरल प्रैक्टिशनर का भी होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई डायबिटिक पेशेंट आता है तो आप उनको कन्विंस करें। देखिए, इसके लिए मतलब 2 इदारे जो है, प्राइमरी केयर डायबिटीज एसोसिएशन पाकिस्तान और कॉलेज ऑफ फैमिली मेडिसिन बहुत काम कर रही है। और यहाँ कॉलेज ऑफ फैमिली मेडिसिन फाइट डायबिटीज के नाम से एक कोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, जो 6 महीने का कोर्स है ताकि जनरल फिजिशियन उसके लिए ट्रेंड हो जाए। इसके अलावा MSc डायबिटीज और एंडोक्राइनोलॉजी भी है और प्राइमरी केयर डायबिटीज एसोसिएशन शहरों में जाकर वहाँ के डॉक्टर्स को, GPs को जमा करती है और उन्हें ट्रेन करती है। अभी भी हाल ही में 27 मतलब कि जो है ये जून चल रहा है, 27 जून को स्कर्दू में पाकिस्तान से बहुत सारे फैमिली फिजिशियन को बुलाया गया है और उनको एक पेज पर लाने के लिए, देखिए मैं जो इलाज यहाँ कर रहा हूँ वही इलाज पेशावर में भी होना चाहिए, वही इलाज दूर दराज इलाके सिंध में भी होना चाहिए, वही इलाज उमरकोट में भी होना चाहिए। तो इस पर बहुत काम हो रहा है, गवर्नमेंट भी काम कर रही है, प्रोफेसर अब्दुल बासित भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनका जो बका इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ है वो भी बहुत काम कर रहा है। तो ये तीनों चारों चीज़ मिलकर एसोसिएशन और पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी भी इस पर बहुत काम कर रही है। तो हम सब लोग इस पर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला उससे खासा फ़ायदा हुआ है। हम ये चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में एक थ्रू जो वर्चुअल क्लिनिक्स बन जाए। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर मेरी स्पेशलिटी डायबिटिक फुट है, एक बंदा दीर में बैठा हुआ है तो दीर से भी डॉक्टर आ रहे हैं तो वो दीर में ही मतलब है कि मुझे फुट दिखा दे इंटरनेट पे कि भाई ये ऐसा है, मैं क्या करूं। देखिए ना, वो आने से बच जाएगा अगर पेशेंट तो ज्यादा अच्छा है। ये तो ब्लेसिंग कहते हैं ना, शर में खैर छुपी होती है। और दूसरा कोरोना की वजह से हमें इंटरनेट क्लिनिक या ऑनलाइन कंसल्टेशन का बड़ा दूसरा मुझे मतलब हमारी गवर्नमेंट से बहुत शिकायत है कि प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बासित ने बेशुमार डायबिटोलॉजिस्ट पैदा किए, नाइट से बेशुमार एंडोक्राइनोलॉजिस्ट पैदा हुए, लेकिन सरकारी महकमों में इन्हें खपत नहीं दी गई। होना ये चाहिए कि इलाकाई जो मतलब है कि हॉस्पिटल हैं छोटे छोटे उनमें एक डायबिटोलॉजिस्ट तैनात किया जाए। ये कहना ना कि भाई हम सब इलाज कर लेते हैं, अच्छा नहीं है। मैं पैर का स्पेशलिस्ट हूँ डायबिटीज़ का, तो मैं उसको अच्छे तरीके से देख सकता हूँ, मैं उसको फुट को देख सकता हूँ, लेकिन दीगर चीज़ों में मेरी स्पेशलिटी नहीं है, मैं नहीं देख सकता। तो हमें ये करना होगा कि छोटे छोटे उनमें मतलब है कि जो है हमें ये चीज़ें मतलब है कि करनी होंगी और इंशाल्लाह वो वक्त आएगा कि ये चीज़ें हो जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट को भी इसको संजीदा लेना होगा क्योंकि एक बड़ा तबका अपनी प्रोडक्टिव एज में
आपको पता है 20 साल से शुगर शुरू हो रही है लोगों को, तो प्रोडक्टिव एज में डायबिटीज हो जाएगा तो वो आगे जाकर क्या करेगा। तो हमें इसके लिए सोचना होगा और इस पर हो भी रहा है काम इंशाल्लाह ताला। मतलब एक बड़ा अच्छा, मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट पार्टनरशिप्स बन रही हैं और उसमें इंशाल्लाह ताला मतलब एक खासा जो है मतलब जो है। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रोग्राम बिल्कुल अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं टाइम, और पता ही नहीं चलता कि 2 घंटे कैसे गुजर गए। इतनी लर्निंग भी होती है और फिर इतने सारी आप जैसी पर्सनैलिटीज जिसमें माशाल्लाह बहुत वसी तजर्बा, आपका हर बात हर कॉल जो है वो मैसेज है। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि जनरल मैसेज आप FM 101 के डायबिटिक पेशेंट के लिए मैं जनरल मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आपको डायबिटीज हो गई है तो मत घबराइए। बहुत सारे लोगों को डायबिटीज है। दूसरी बात ये कि अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कीजिए, स्ट्रेस ना लें, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट होते ही स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। डायबिटीज को कंट्रोल कीजिए, वरना डायबिटीज आपको कंट्रोल कर लेगी। अगर डायबिटीज ने आपको कंट्रोल कर लिया तो आप कॉम्प्लिकेशन की तरफ चले जाएंगे। कॉम्प्लिकेशन से बचना है तो डायबिटीज का अच्छा ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मुकाबले में किसी को अगर आपने पछाड़ना है तो हावी होना जरूरी है, और हावी होने के लिए जरूरी है कि आप डायबिटिक और बगैर टेंशन लिए हावी होना है। और बी रिलैक्स, आप रिलैक्स रहेंगे तो बड़े अच्छे तरीके से डायबिटीज, फाइट अगेंस्ट डायबिटीज आप जीत लेंगे। अपनी माजी की गलतियों को रिग्रेट करने से बेहतर है अपने आने वाले फ्यूचर को बेहतर बनाएं और अपने आज को बेहतर बनाएं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे उन्होंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। जी बिल्कुल। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। कितने लोग अनजाने में ही मौत का शिकार भी हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता, या फिर किसी ऐसे जगह पे स्टेज पे चले जाते हैं जहाँ से बीमारी को रिकवर करना मुश्किल होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप